हाकिम साहब, सच में सोचा नहीं था तुम्हारे पास ऐसा हुनर भी है। इसे स्पा कहते हैं। स्पा? मैं एक्सायो काउंटी में एक पुरुष मसाज पार्लर खोलने की सोच रहा हूँ। कुछ पैसे लगाने का दिल करता है। मुझे तो ठीक लगता है। हाकिम साहब का कोई भी धंधा घाटे का नहीं होता। तुम्हें कितना चाहिए? जितना चाहो उतना दूंगी। ठीक है। युवराज, युवराज, गुप्तचरों ने खबर दी है 20 मील दूर बाहरी व्यापारी मिले हैं। लगता है राजधानी से आए हैं। क्या हम एक बार हाथ साफ कर लें? आओ आओ, तुम घूम जाओ। ली साहब, हम सरकार हैं, डाकू नहीं, समझे? हमारा सिद्धांत है खड़े खड़े पैसा कमाना, समझे? जी हाँ, छोटा समझ गया। बाहर जाओ। इन 5 सालों में मैंने सिर्फ इंसाफ सिखाया है। बिल्कुल न्यायपूर्ण इंसाफ, इसीलिए एक्सायो काउंटी के लोग शांति से रह पा रहे हैं, है ना? हाकिम साहब बुद्धिमान है। आपके इंसाफ के बिना आज की एक्सायो काउंटी नहीं होती, महाराज। हाकिम साहब, मुझे और चाहिए। आओ आओ, चलते रहें। कहावत है ना, जो हाकिम निवेशकों से अच्छे संबंध नहीं रखता वह अच्छा हाकिम नहीं है। आओ, जारी रखें। महाराज, आप तो सर्वोच्च सम्राट हैं। आप एक छोटे से हाकिम एक्सायो के लिए खुद इस एक्सायो काउंटी में गुप्त भ्रमण पर क्यों आए? जब से मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, अंदर युवातियान नामक खोजा सरकार बिगाड़ रहा है, छिपकर उपाधियां बेच रहा है, बाहर जियांगो के खून हमला कर रहे हैं। पूरा दरबार लालची है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 5 साल से सिर्फ ये एक्सायो काउंटी ही है, एक्सायो के प्रशासन में, जो भूखे नंगे गरीब जिले से आज का कर योगदान देने वाला बड़ा जिला बन गया है। क्या मैं ऐसी प्रतिभा को युवातियान के हाथों में जाने दूं? मुझे उसे अपने काम में लाना ही होगा। महाराज, ये पेड़ मैंने लगाया, ये रास्ता मैंने बनाया। इधर से गुजरना है तो राहदारी का पैसा दो। कौन दरिंदे हो तुम? दिन दहाड़े लूटपाट करते हो? कैसी लूटपाट? ये एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा है। क्या चलने के लिए भी पैसे लगते हैं? 1 मील के लिए 1 तोला चांदी। ये प्रवेश पर्ची है। 1 मील के लिए 1 तोला? लूटने क्यों नहीं चले जाते? लूटना? लूटने में इतना तेज कहा? हम कानूनी हैं, पैसे दो। यान एयर, हम गुप्त यात्रा पर हैं। पहचान उजागर नहीं करनी, उन्हें पैसे दे दो। बेहुदा है। मैं तुम्हें याद रखूंगा। तीनों महान अतिथि अंदर पधारे। महाराज, सड़क पर चलने का भी शुल्क? मुझे लगता है वह मजिस्ट्रेट ही ऐसा आदमी नहीं है। यह सड़क बनाना आसान नहीं था, शुल्क लेना समझ में आता है। लेकिन 1 मील पर 1 तोला, यह बहुत ज्यादा है। महाराज, शाओ काउंटी आ गए हैं। गैर कानूनी पार्किंग जुर्माना? इसका क्या मतलब है? हाँ, पैसे के पीछे पागल हो गए हो क्या? हर जगह पैसे ले रहे हो। हमारे शाओ काउंटी में गाड़ियां हमारे नियमों के अनुसार निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करनी होती है। देखो तुमने अपनी गाड़ी कैसे खड़ी की है। अरे तुम। यान एयर, गलती हमारी थी, जुर्माना भर दो। हमारे मजिस्ट्रेट साहब से मिलने वालों की कतार लगी है। मुलाकात शुल्क 300, ये नियम है। भर दो। हमारे मजिस्ट्रेट साहब से मिलने वाले बहुत हैं। आज तो नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले पैसे देने को तैयार हो तो ये नंबर 1 मिलने का टोकन मैं किसे दूं? भरो, जुर्माना भर दो। भरो। सचमुच बेहुदा है, महाराज। यह अफवाहों से कुछ अलग तो है। अलग क्या? बिल्कुल उल्टा है। नाम के अनुरूप नहीं। जब से हम शाओ काउंटी में आए हैं, मुलाकात शुल्क, रास्ता शुल्क, पार्किंग शुल्क, नंबर शुल्क और वह गैर कानूनी पार्किंग का जुर्माना हमने अब तक कुल 2000 तोले चांदी दे दी है और अभी तक मजिस्ट्रेट का साया भी नहीं देखा। यह रकम तो राजधानी में भी प्रधानमंत्री से एक बार मिलने के लिए काफी होती। नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम कौन हो? मैं श्याओ काउंटी का मुख्य सलाहकार ली शुन शुए हूं। मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं समय ही धन है, ये तुच्छ धातु। बचाए गए समय के आगे क्या है? अरे मैं कहता हूँ तुम। श्रीमान, आपकी दूरदृष्टि प्रशंसनीय है। हम मजिस्ट्रेट साहब के बारे में बहुत सोचे हैं। कृपया हमारी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात करवाएं। आप व्यापारी हैं तो रीति रिवाज तो जानते ही होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, यह डाकुओं का अड्डा है या जिला कार्यालय? हमारे पास का पैसा तो आप लोग पहले ही छीन चुके हो। ली साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मजिस्ट्रेट साहब आपको बुला रहे हैं। पेंडेंट? कौन सा पेंडेंट? दूसरों की चीजें हम कैसे ले सकते हैं? ये जिला कार्यालय है, डाकुओं का अड्डा नहीं। महाराज, यह आपका दिया हुआ कीमती पेंडेंट है। तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मजिस्ट्रेट साहब अभी आ रहे हैं, कृपया अंदर आकर प्रतीक्षा करें। मैंने इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा। नौकर जैसा, मालिक वैसा। महाराज, वह जियो फेंग निश्चित ही वह प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। युवराज, युवराज, बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ? क्या हुआ ली साहब? इतना शोर मत मचाओ। तुमने मेरे इन पौधों को डरा दिया। क्या करें? उसकी परवाह मत करो। संगीत बजाओ, नाचो। युवराज, ये वो कीमती पेंडेंट है जो उन व्यापारियों के पास था। बहुत दुर्लभ है, इसकी कीमत अकूत है। नाचना बंद करो पहले। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तुम जानते हो झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है? युवराज, जिस व्यापारी के पास ऐसा कीमती पेंडेंट है वो राजधानी में भी सबसे धनी व्यापारियों में गिना जाएगा। फिर देर किस बात की? ऐसे मोटे बकरे को छोड़ देंगे क्या? जल्दी करो, जाओ उनके लिए चाय लाओ। ठीक है। बढ़िया चाय लाओ और उन्हें रोक कर रखो। जी बिल्कुल। काम आ गया। अंदर आइए। महाराज, देखिए यह सोफा कितना अजीब है। सचमुच असाधारण है। यह तो शाही सोफे से भी ज्यादा नरम है। यहाँ एक बटन भी है। अरे महाराज, मेरे हाथ पैर। हाँ। महाराज, दोनों मोटे बकरे, मतलब दोनों माननीय अतिथि। मैं हूं जो फेंग। आप दोनों का क्या नाम है? जी मजिस्ट्रेट, आपका नाम सुनकर बहुत सम्मान हुआ। मैं हूँ वुलेंग शुआंग, राजधानी से। यह मेरी दूर की चचेरी बहन है, शांग गुआनलिंग। जियो फेंग, आप एक मजिस्ट्रेट होकर एक क्षेत्र का कल्याण करने के बजाय किसी हाईवे का निर्माण क्यों कर रहे हो? पार्किंग बनाकर पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? यह तो साफ भ्रष्टाचार है। तुम्हें पता नहीं है, पहले सड़क बनाओ फिर अमीर बनो। और जो पार्किंग की बात कर रहे हो वह गाड़ियों के प्रबंधन के लिए है, यह लोगों के लिए फायदेमंद है। तुम बहाने बनाकर पैसे इकट्ठा कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि महारानी को पता चलने पर तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा? क्या तुम जानते हो लोन लेकर सड़क बनाना क्या होता है? क्या होता है टोल लेकर लोन चुकाना? और क्या होता है बजट से बाहर का राजस्व? मैं देखो, नहीं पता था ना। यह लाखों रुपए से बनी सड़क। क्या इस पर 100 साल तक टोल नहीं वसूलना चाहिए? लाखों रुपए? एक जिलाधिकारी के पास लाखों रुपए कहाँ से? मुझसे भी अमीर श्रीमान जियो। क्या यह लाखों की रकम तुमने अकेले दी है? मैं एक ईमानदार जिलाधिकारी हूं। मैंने बस जो जिले के व्यापारियों को जोड़ा है, बस पूंजी जुटाई है। असली मालिक तो वे हैं। जियो फेंग को देखो, थोड़ा उदंड है सही, लेकिन पैसे इकट्ठा करने में माहिर है। ऐसी प्रतिभा मेरे साथ है तो यू हुआतियान या जियांगुओ की कोई चिंता नहीं। जियो जिलाधिकारी, मैं दूर से पैसे कमाने आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? सलाह देना तो ठीक है, लेकिन आप दोनों को हमारे जो जिले में एक स्कूल जोन वाला घर खरीदना होगा और जो जिले की नागरिकता लेनी होगी। स्कूल जोन वाला घर? वह देखो, यही है स्कूल जोन वाला घर। इस ऊंची इमारत को स्कूल जोन वाला घर क्यों कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, स्कूल के पास का घर। ऐसे घर खरीदने पर स्कूल में प्रवेश को प्राथमिकता मिलती है। व्यापारी ऐसे ही आकर्षित होते हैं। महारानी, जियो फेंग ने शिक्षा को संपत्ति से जोड़ दिया। बहुत चालाक है। हाँ, जियो फेंग पैसे इकट्ठा करने में वाकई माहिर है। पूरे वुगुओं में कोई उसके जैसा नहीं। यानेर, हम ठीक जगह आए हैं। श्रीमान जियो, हमें अंदर घुमाइए। यह चीज चमकदार और आकर्षक है, जैसे दिव्य दीपक। बिजली का बल्ब। महा,
दीदी, यह फर्श किससे बना है? महल के फर्श से भी सुंदर। यह टाइल है हमारे जियो जिले की खासियत। दीदी, यह आरामदायक कुर्सी तुम्हारे उस आरामदायक बिस्तर से भी ज्यादा आरामदायक है। दीदी, यह शीशा हमारे वूगो के सबसे महंगे तांबे के शीशे से भी ज्यादा साफ है। अरे दीदी, यह कितना अजीब है, यह खुद पानी छिड़कता है। दीदी, यहाँ से पानी की धारा निकल रही है। दीदी, तुम्हें प्यास लगी होगी। मुझे लगता है यह पानी बिल्कुल साफ है, यह बहुत अच्छा पानी होना चाहिए। चलो थोड़ा पीते हैं। रुको, दोनों बहनें, मुझे मत बताना कि पानी यहाँ से निकलता है। चियाओ फेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने होशियार हो। तुम्हें पता है कि पानी को घर के अंदर कैसे लाया जाए? अरे, वह पानी नहीं है, वह शौचालय है। उसका इस्तेमाल होता है शौच के लिए। चियाओ साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, वह सच में शौचालय है। यह असली पानी है। थू थू थू। यह बहुत घिनौना है। दीदी, यह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 महीने पहले अशांति फैलाने वाला डाकू लू मेंग क्यांग मर गया है। वान सान क्यान को खबर मिलने के बाद वो आपसे उसकी लाश खरीदना चाहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो फिर किस बात का इंतजार है? मिस वू, माफ करना, थोड़ी देर रुकिए। चलो चलते हैं। यह कुत्ता मजिस्ट्रेट पैसे के लिए पागल हो गया है। वह लाश भी बेचना चाहता है। चियाओ फेंग आदमी पैसे जमा करने में नंबर 1 है। वह हंस के गुजरने पर भी उसके पंख नोच लेता है। अगर ऐसी प्रतिभा मेरे काम आ जाए तो मेरी खाली राजकोष जल्दी ही भर जाएगी। चलो चलकर देखते हैं। ये डाकू 2 महीनों से हर तरह की बुराई कर रहा था। उसने हम सबको लगभग बर्बाद कर दिया था। व्यापार भी नहीं चल पा रहा था। शुक्र है कि मजिस्ट्रेट साहब बुद्धिमान थे, उन्होंने इस दुष्ट को पकड़ लिया। ये बहुत संतोषजनक है। मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं। मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं। अब मजा आएगा। इस डाकू को किसने मारा? मैं उसके लिए पुरस्कार मांगूंगा। मैं अयोग्य हूं। खतरे के समय ये गुजर रहे। धनी व्यापारी वान सान क्यान थे, जिन्होंने उस छोटे जानवर से 300 दौर की लड़ाई लड़ी और उसे खत्म किया। महाराज, वान सान क्यान की यह शक्ल देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने डाकू से 300 दौर लड़े। इस मामले में शायद कुछ और ही चल रहा है। अच्छा, मेरे चियाओ काउंटी में न्याय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि तुम वान सान क्यान ने बुराई का सफाया करने में योगदान दिया है, मुझे तुम्हें पुरस्कृत करना चाहिए। शुक्रिया साहब। कानून के अनुसार डाकू को मारने वाले को गोंगशी की उपाधि मिल सकती है या 7 तोले सोना। वान सान क्यान, तुम क्या चुनते हो? महोदय के सामने विनती है। आम आदमी पदवी चुनता है। ठीक है, तो यह मामला मैं दरबार में पेश करूंगा। शुक्रिया महोदय। शुक्रिया महोदय। थोड़ी सी भेंट कृपया स्वीकार करें। यही परीक्षा मजिस्ट्रेट की कर रहे हो? कौन सा मजिस्ट्रेट ऐसी परीक्षा में नहीं झुकेगा? अरे एक्सायो महोदय, रात को यहोंग युआन में पूरी जगह बुक है। भेंट स्वीकार की गई है। अब जाओ 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 जाओ। चलो चलो। महारानी, एक्सायो फेंग लाशें बेच नहीं रहा। वह तो खुद के लिए पदवियां बेचकर पैसे कमा रहा है। जिसे आप बढ़ाना चाहती हैं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। जिसे आप नहीं बढ़ाना चाहती, मैं जरूर बढ़ाऊंगा। एक बात कहूं, आप मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? एक्सायो फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पदवियां बेचने की? एक्सायो फेंग, क्या तुम जानते हो तुमने अभी क्या किया? यही वह प्रतिभा है जिसे मैं ढूंढ रही थी। मैं तो अंधी थी। बस पदवियां बेचनी, इसमें क्या है? यही तुम्हारा पैसा कमाने का तरीका है। पदवियां न बेचूं तो सड़कें कैसे बनेंगी? नए घर कैसे बनेंगे? पदवियां न बेचूं तो एक्सायो काउंटी की रहूंगी। खुशहाली कहां से आएगी? साफ कहता हूं, मैंने न सिर्फ पदवियां बेची बल्कि जमीन भी जबरन ली और बेकार भी लगाई। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। मजिस्ट्रेट होकर पता नहीं पदवियां बेचना सिर कलम करने का अपराध है। छोटी सी बात है, पर युवती, तुम इतनी कम उम्र में बाहर घूम रही हो। क्या विवाह हुआ है? मैं हालांकि करोड़पति नहीं, पर अच्छे खानदान से हूं। सरकारी अधिकारी हूं। तुम्हारे नाम को कलंक नहीं लगेगा। चलो मिलकर काम करें। नहीं, गलत काम करें। नहीं, विवाह कर लें, कामयाब होंगे। यह बेवकूफ मौत को बुलावा दे रहा है। महारानी, यह एक्सायो फेंग बहुत दुस्साहसी है। वायुवा क्यान जैसा ही है। बड़ा दुष्ट है, रहने नहीं देना चाहिए। तुम बताओ मत, मुझे पता है। युआन फैंग। जी हाँ। तलवार लाओ। अरे युवती, युवती, तलवार की हाथ नहीं देती। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरे पैसे वसूल नहीं हुआ। मेरे पैसे जमा नहीं हुआ। बेटी, अरे अरे बेटी, बेटी। राशि यहाँ क्या है? नहीं नहीं, अरे मत करो, मत करो। मैंने शाह काउंटी के लिए खून बहाया है। काम किया, खून बहाया। मैं तुम्हें गैर कानूनी तरीके से उपाधि बेचने नहीं दूंगा, अपनी जेब भरने के लिए। मैंने काउंटी ऑफिस के लिए छोटे से ही है, तुम मुझे नहीं मार सकते। छोटे से ही है। मैं 1000 मील दूर से राजधानी से आया हूँ। हंसली, आपकी भाई जैसे भ्रष्ट अधिकारी को देखूं, जो सत्ता को बर्बाद कर रहे हो, लोगों का खून चूस रहे हो।
रुको, तुम्हारे पास और क्या अंतिम शब्द है? मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचो कि तुम सुंदर हो, तो मैं तुम्हें मारने से डरूंगा। तुम्हारी जैसी मर्दानी औरत। मर्दानी औरत, मैं तुम्हें बेलगाम बोलने नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो? तुमने सच में काट दिया। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं तो सरकारी अधिकारी हूँ। शाओफेंग, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी मैंने लाए नहीं। शाओफेंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज मैं देश के लोगों की तरफ से तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारी को मारूंगा। तलवार की धार तो नहीं देखती, मैं तुम्हें बता दूं, इस अधिकारी के ऊपर भी सहारा है। तुम जैसे मामूली राजधानी के सेठ तो क्या खुद महारानियां जाए। अभी मेरे बात नहीं सुनती। लियांग झो के सैन्य गवर्नर आ गए हैं। दीन भाई, आखिरकार तुम आ गए। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? किरदार निभा रहा हूँ। ये राजधानी के सेठों को यही स्वाद पसंद आता है, तुम समझते हो ना? भाई का स्वाद अनोखा है। सच में बेमिसाल प्रतिभा हो तुम। मुझे लगता है दोनों एक तरीके से बड़े हैं। अरे मर्दानी औरत, देखा? यह रहा मेरा सहारा, लियांग झो के सैन्य गवर्नर दिंग युहाओ। महारानी, यह दिंग युहाओ लगता है पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाँ, अगर उन्होंने नाराज न किया होता यू हुआतियान नाम के खोजा को, तो उन्हें नहीं भेजा जाता लियांग झो के सैन्य गवर्नर के पद पर। भाई, आज मुझे क्यों बुलाया? दो छोटी बातें। पहली, मैं लियांग झो में कुछ अच्छी जमीन देखी है, दिंग भाई से मदद चाहिए। दूसरी, एक वानसान कियान नाम का है, वह एक उपाधि खरीदना चाहता है कि तुम मेरी मदद करो सरकार को रिपोर्ट करने में। भाई, कौन सी जमीन पसंद आई? बिना हिचक साइन कर दो। ये लियांग झो का आधिकारिक दस्तावेज है, इसमें इस अधिकारी की मोहर लगी है। जो चाहो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी नजर है। दिंग भाई, कुल 7,33,000 आप गिन लें। अरे, हम दोनों में कौन किसका है? बाहर वालों के सामने पैसे गिनना लोगों को हंसी का पात्र नहीं बनाएगा। महाराज, वे आपके सामने ही जमीन और पद बेच रहे हैं। यू हुआतियान भी इतना उद्दंड नहीं था। यह कैसी बात है? यह तो बिल्कुल बेलगाम है। दुस्साहसी शाओफेंग, तुम हमारे सामने जमीन और पद बेचने की हिम्मत करते हो? क्या महारानी को पता चलने का डर नहीं? वह तुम्हारी 9 पीढ़ियों को खत्म कर देगी। भाई, वो हम पर तलवार क्यों तान रही है? कैसा लगा? बस बताओ, तीखा है कि नहीं? तीखा है। तीखा, फर्स्ट क्लास का तीखापन। भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये दोनों बदमाश सांठगांठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं महारानी को बता दूंगी? डर? यह अधिकारी सच में नहीं जानता कि डर शब्द कैसे लिखा जाता है। सुन लो, यह जमीन और यह पद यह अधिकारी बेचकर रहेगा। महारानी को बताया तो भी नहीं रुकेगी। मेरा कहना है। बिल्कुल सही। लियांग झो प्रांत में ये जडूशी ही आसमान है और शाओ महोदय जमीन। हाँ, आजकल दुष्ट मंत्री सत्ता में है, शाही अधिकार कमजोर हो गया है। तुम महारानी की तरफदारी क्यों कर रहे हो? जो मिले लूट लो। बिल्कुल सही कहा। बहुत खूब, जिडूशी दिंग। चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे नहीं पता था तुम ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हो। दिंग युहाओ, पूर्व प्रधानमंत्री होकर तुम महारानी के विश्वास के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? सुनो, तुम दोनों छोकरियों, महारानी का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। महारानी है कौन? हाँ, जब मुझे यू हुआतियान ने राजधानी से निकाला था, तब महारानी कहा थी, अगर शाओ भाई ने मेरी मदद न की होती तो मेरी जान जा चुकी होती। अगर महारानी ने मेरे शाओ भाई को हाथ लगाया तो ये जडूशी सबसे पहले बगावत का झंडा बुलंद करेगा और दरबार के दुष्टों को साफ करेगा। क्या शानदार बगावत है! दरबार के दुष्टों को साफ करना। दिंग युहाओ, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो मैं कौन हूँ। तुम बस एक मर्दानी औरत हो। तुम और कौन हो सकती हो? सम्राट वू वेन की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार उनकी ज्येष्ठ पुत्री वू लिंग शुआंग को मिला और शासनकाल का नाम तियान वू रखा गया। हमारे सम्राट को 10,000 वर्षों का जीवन मिले। 10,000 वर्ष। सभी प्रिय मंत्री उठो। धन्यवाद महाराज। तुम औरत। औरत कैसी औरत? बस एक मर्दानी औरत है। वो यही है। अरे बाप रे भाई दिंग, तुम तो ऐसे ही घुटने टेक गए। कल रात शहर की लड़कियां बहुत सुंदर और गोरी थी। मेरे पैर कांप रहे हैं। दिंग जिलाधिकारी, तुमने अभी क्या कहना चाहा था? दरबार साफ करना? आओ मेरी बहन के सामने। तुम फिर से कहो। मैं नहीं कह सकता। कल रात की शराब अभी तक नहीं उतरी है। महिला जी, इसे बकवास समझे। क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैं तो बस राजधानी से आया एक साधारण व्यापारी हूँ, है ना दिंग महोदय? दिंग युहाओ, मेरी बहन कौन है? अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। महारानी अपनी पहचान छुपा रही है। भाई शाओ, मैं तुम्हें परिचय दूं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी की मालकिन है। अद्भुत सौंदर्य और प्रतिभा की धनी। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। भाई दिंग, तुम तो एक जिलाधिकारी हो। तुम्हें इस तलवारबाज मर्दानी औरत से क्या डर? तुम्हें पता है मैंने इतने सारे गुप्त हथियार बनाए हैं, हमें उससे क्या डरना? सावधान भाई शाओ, इस औरत की पृष्ठभूमि मामूली नहीं है। महारानी के साथ घनिष्ठ संबंध है। कहीं हमारी जमीन और पद बेचने की बात उसके सामने आ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम कम बोलो। ठीक है, परेशानी से बचना ही बेहतर है। तुम लोग वहाँ क्या चुपके चुपके कर रहे हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, तो यह जमीन और पद तुम अब भी बेचोगे?
बेचूंगा। दुस्साहस। पहले तुम दरबार में मंत्री थे, लोगों की भलाई करते थे। आज खुद को इधर लाया, इस शौक के साथ मिलकर जमीन बेच रहे हो, पद और उपाधियां बेच रहे हो। तुम्हारा वह नेक दिल कहाँ गया? महा, मिस वू, नेक दिल होने के कारण ही मैं ये जमीन और पद और भी जरूर बेचूंगा। जिंग यू हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करें। बहन गुस्सा न करो। यह तो सिर कटने का मामला है। सोच कर बोलो, तुम किससे बात कर रहे हो? महारानी राजधानी में देख रही है। कुत्ते की दुम में तिल का तेल। महारानी तुम्हारे बाप है। यह भाई है। शौक है। भाई डिंग, डरो मत, उठो। एक्सायो भाई, तुम्हें डर है कि मैं जल्दी नहीं मरूंगा? कृपया बोलना बंद करो। यह सिर्फ क्योटो से आई एक व्यापारी महिला है। मैं एक जिला मजिस्ट्रेट हूँ, क्या मैं उससे डर सकता हूँ? मैं आज यह बात यही कहता हूँ, आज भले ही महारानी यहाँ हो, मैं यह जमीन और पद अवश्य बेचूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने क्या कहा? तुम मेरे सामने फिर से कहने की हिम्मत करते हो? दीदी शांत हो जाओ, गुस्से में अपनी पहचान मत उजागर करो। मैं फिर कहूंगा तो क्या हुआ? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह देश और लोगों के लिए फायदेमंद है। नहीं तो दिन भाई मेरा इतना समर्थन क्यों करते? देश और लोगों के लिए फायदेमंद हमारे सामने जमीन और पद बेच रहे हो, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, अब स्पष्ट रूप से अपने अपराधों को सही ठहरा रहे हो। विश्वास नहीं है? ठीक है, मैं तथ्यों से बात करूंगा। अच्छा, आज अगर तुम ठीक से समझा नहीं पाए तो मैं तुम्हारी जान लेकर वहां पहुंचा दूंगी। मेरा ऐसा ये वक्त आना व्यर्थ नहीं जाएगा। इतनी दूर से आई हूँ। दिन भाई उन्हें टिक मत रहो। लायन साहब की वित्तीय रिपोर्ट निकालो, इन्हें दिखाओ। वित्तीय रिपोर्ट। इन वर्षों में मेरे एक्सायो काउंटी और लायंस हाउस शहर ने जमीन और पद बेचकर 1.7 करोड़ तांबे के सिक्के कमाए, घर बेचकर 2.9 करोड़ तांबे के सिक्के कमाए, इनसे उत्पन्न कर 5.5 लाख से अधिक तांबे के सिक्के हुए। तुमने इतना भ्रष्टाचार किया और सबूत भी पेश कर दिए। यह तुम्हारी मौत के लिए सबक है। यह पैसा राजकोष को दिए गए हिस्से के अलावा बाकी सब स्थानीय वित्त को दिया गया। एक्सायो भाई, तुमने इतने वर्षों तक लाइन्स हाउ की अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन किया। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई आश्चर्य नहीं कि एक्सायो काउंटी और लायंस हाउ में इन वर्षों में इतना कर राजस्व आया। गलत है, कर के अलावा बाकी पैसा कहाँ गया? मैंने देखा कि तुमने दिन जिला कमांडर, वो 70,000 तांबे के सिक्के लिए, बस सोचो कि मैंने नहीं देखा। पैसा जनता से लिया, जनता के लिए खर्च किया। जमीन खरीदना, घर बनाना, मजदूरों को भुगतान करना, पैसे की जरूरत नहीं है। सही है, गलत है। तुमने कहा था कि तुमने जमीन जबरन छीनी, मजदूरों से जबरन काम करवाया स्कूल जोन घर बनाने के लिए। अब क्यों कह रहे हो कि तुमने मजदूरों को ऐसे काम करवाया? जबरन मजदूरी लेना भी पैसे की मांग करता है। तुम सोचो मैं भाई हूँ, अनवशी हड्डी कनेक्शन में आ गया मैं कह रहा हूं, तुम्हारा समय हो गया है। और इस जमीन खरीदने के बारे में अगर तुम इस जमीन खरीदने की बात साफ नहीं समझा पाए तो मुझे माफ नहीं करना। मैं राजधानी जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। मेरी बहन एक्साई ऑफिंग सम्राज्ञी के बहुत करीब है ना? रिंग जिला अधिकारी। हाँ, मैंने पूरा मुआवजा दिया है और कुछ तो मैंने मुफ्त में बांट दिए, नहीं तो वे विद्रोह कर देते। ऐसा है क्या? क्या मैंने एक्साई ऑफिंग को गलत समझा? एक्साई ऑफिंग, फिर तुमने पद बेचने का काम कैसे किया? इसका जवाब है ये सारे किताब नकली हैं, सालाना शुल्क लगता है, वे व्यापारी नाम के अलावा कुछ हासिल नहीं करते। बिल्कुल सही। और हर साल सरकार को भारी मात्रा में चांदी मिलती है खजाना भरने के लिए। एक्सायो साहब इसे दान खिताब कहते हैं। सालाना शुल्क, यह तरीका तो अच्छा है। फिर जमीन का क्या? किसानों के पास जमीन नहीं तो वे बेघर हो जाएंगे। डब्ल्यू देश में अनाज नहीं बचेगा, इसका क्या जवाब है? डब्ल्यू बेटी, चिंता मत करो। एक्सायो साहब ने जो जगह चुनी है वे ज्यादातर दूर दराज की है और पुराने मकानों की जगह नए बनाए गए हैं। ज्यादा खेती की जमीन नहीं ली। बिल्कुल सही। मेरी नई इमारत तकनीक तो तुमने देख ही ली। एक मकान से 20 से ज्यादा घर बेचे जा सकते हैं। मैंने कौन सा संसाधन बर्बाद किया? लगता है मैंने एक्साई साहब को गलत समझा। महाराज, आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? खजाना भरना, जनता और देश का भला, मैंने उन्हें गलत समझा। अरे बस अफसोस है। हाँ, एक्साई साहब, आप क्यों उदास हैं? अफसोस है कि सम्राज्ञी यहाँ नहीं है। अगर वे होती तो मैं राजधानी की सारी जमीन खरीदकर नए मकान बनाता, बड़े किताब खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचता। छे, वो कितने पैसे हैं? सम्राज्ञी को उनकी परवाह नहीं। वे जमीनें और पद भाई मुझे हाल से है कि मैं उन्हें बेच दूं। तीसरे घेरे में एक घर 10 लाख रुपए, दूसरे घेरे में 1 करोड़ रुपए एक घर, पहले घेरे में तो सीधे 10 करोड़ रुपए एक घर। सिर्फ जमीन से सालाना आय ही अरबों रुपए होगी। कुत्ते के जैसे मजिस्ट्रेट, तुम सपने मत देखो, महारानी ऐसी नहीं है। मान जाओ, अगर महारानी को पता चला तो वो जरूर मान जाएंगी। महाराज, आपने तो कहा था कि गुप्त भ्रमण पर है, फिर खुद ही कैसे पहचान लिए जा रहे हैं? यानर, मैं बस बहुत उत्साहित हो गया था। अभी राजकोष खाली है, ये नए घर बनाकर और पद बेचकर न सिर्फ आर्थिक विकास होगा बल्कि राजकोष भी भरेगा। फिर क्यों नहीं करें? सिया, तुम दोनों वहां जोर जोर से क्या साजिश रच रहे हो? श्याओ साहब, मेरा मतलब था अगर महारानी को पता चला नए घर बनाने के फायदों के बारे में तो वो जरूर श्याओ साहब के साथ जमीन का सौदा करने को तैयार होंगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी बहन का यही मतलब था। मैंने ही कहा था ना। महारानी कोई देखा तो है नहीं, वो कैसे ऐसे में दिलचस्पी नहीं ले सकती, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो तो अरबों रुपयों की बात है। मेरी महारानी उससे कैसे नहीं ललचाएंगी? इतनी बातें करने के बाद
दोनों महोदय हमारे शाह काउंटी स्कूल वाले घर वाले क्या सोच रहे हैं? सुनो, बस हमारे शाह काउंटी का स्कूल जोन वाला घर खरीद लो। तुम शाह काउंटी में व्यापार कर सकोगे, बिजनेस स्कूल में दाखिला ले सकोगे और मेरी सीधी मार्गदर्शन पाओगे। बिजनेस स्कूल? हाँ, यह बिजनेस स्कूल मैंने और कुछ व्यापारिक दिग्गजों ने मिलकर बनाया है। बस इसमें दाखिला ले लो, तुम पैसा कमाए बिना नहीं रह पाओगे। ओह, खरीदना ही पड़ेगा। मैं अपनी बहन को भी इस बिजनेस स्कूल में भेजूंगा। दीदी, तुम यानर को पढ़ने भेजना चाहती हो? हाँ यानर, अगर तुम शाओ फेंग से पैसा कमाने के गुर सीख लो तो राजकोष भरने में क्या दिक्कत? जैसा महाराज कहें। श्याम साहब, इसकी कितनी कीमत है? हम अभी भुगतान करते हैं। कुल मिलाकर 1,280,000 तांबे। शाह साहब, क्या आप थोड़ा कम कर सकते हैं? कुछ सस्ता कर दीजिए। तो तुम कितना सोच रहे हो? हम 80 तांबे। तुम इसे थोड़ा कम कहते हो? अरे अरे अरे, महाराज, यह एक्साइज ऑफरिंग बहुत ज्यादा हो गया है। यानर ने बस थोड़ी मोल भाव की थी, उसने मुझे डांट दिया। यानर, क्या तुम सचमुच सिर्फ शून्य मिटा रही थी? महाराज, आप यानर को जाने नहीं देना चाहेंगे। यानर नहीं जाना चाहती। अभी दुष्ट मंत्री सत्ता में है, तुम्हें एक्साइज ऑफरिंग से अच्छी तरह व्यवसाय और प्रबंधन सीखना होगा, तभी तुम वायुवाटियों से निपटने में मेरी मदद कर सकती हो। ठीक है, तो यानर एक्साइओफेंग से अच्छी तरह सीखेगी। बुरा हुआ, हत्यारा है। महाराज सावधान। डोंग मेंचुई फेंग, हाँ बिल्कुल। महाराज सावधान, यह व्यक्ति दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हत्यारा है। महाशय, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हम पर क्यों पड़े हैं? दुनिया आती है लाभ के लिए, दुनिया जाती है लाभ के लिए। मैं किसी के कहने पर आपकी जान लेने आया हूं। दुस्साहस, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? बस मुर्दे। धृष्टता, उन्हें छूने से पहले मेरी लाश पर से गुजरो। अफवाह है कि डोंग मेंचुई फेंग दो मियाओयिन संप्रदाय के हत्यारों के साथ निरंकुश 11 फेंग बुबाई को मार डाला। क्या ये वही है? एक धुन टूटे दिल की। दुनिया में कहां मिलेगा सुरीला साथी? हम आकाश पृथ्वी की तरह एक साथ हमला करें, चाहे हजारों सैनिक हों, कोई रोक नहीं सकता। हमारी वीणा के नीचे मरना भी तुम्हारा सौभाग्य है। हमेशा कोई न कोई मुझे मारना चाहता है। युन फैंग, उन्हें पकड़ लो। महाराज भागिए, इन दोनों ने घातक मायावी संगीत सिद्ध किया है, और डोंग मेंचुई फेंग के साथ मैं इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता। युन फैंग संभालो, मैं पहले महाराज को लेकर जाता हूँ। हम मदद लेने जाते हैं। महाराज, वहां धुंध है, हम उसमें छिप जाएं। किसी को पता नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी। यह क्या है? अरे, यह लड़की तो बाहर से ठंडी, भीतर से गर्म निकली। दिन में शायद शर्म आ रही थी। बकवास करोगे तो मार डालूंगी, कुत्ते के हाकिम। मैं एक कुमारा लड़का, औरत ने मुझे दीवार से दबा दिया। पहले मैं आगे रहता था। चुप रहो, एक्साइओ साहब, माफ करना। तुमने मुझे बहुत नाराज किया है, एक्साइओ परिवार की इज्जत तुमने इस तरह बर्बाद कर दी। चुप रहने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तंग आ गया हूँ। थोड़ा नुकसान भरपाई दो, 1,08,000 भी कम नहीं, 1,800 भी कम नहीं। मरने के करीब होकर भी पैसे की सोच रहे हो। श्याम महोदय, अब मजाक का वक्त नहीं है, बस थोड़ा सहन कर लो। इस हालत में मैं कैसे सहन करूं? भागने की सोच रहे हो? तुम लोगों को ये शौक भी है, मरते वक्त भी मर्द खोज रहे हो। अरे यार, सुन लो, तुम मेरी इज्जत पर बात कर सकते हो, लेकिन मेरे पेशे का अपमान नहीं। मैं एक जिला मजिस्ट्रेट हूं। एक साथ आ गए हो तो साथ मरो। जल्दी भागो। ओह, यह स्पेशल इफेक्ट महंगा लगा होगा। शौक है,
भी नहीं चाहोगे तुम्हारे घर में कोई मरे। अरे बाप रे छोटे कमार, तुमने नैतिक दबाव डालना सीख लिया। तीनों महारथी, यह कौन सा जमाना है? अब भी लड़ाई झगड़ा है ना? चलो शराब पीते हैं, 3 पैग लगाते हैं, बड़ी बात छोटी, छोटी बात खत्म, वरना जीते तो जेल, हारे तो अस्पताल। यह कितना घाटे का सौदा है। मरने के करीब होकर भी बकवास कर रहे हो। चेहरा दिया तो नहीं लिया, तो मेरी बेरहमी का दोष मत देना। एक छोटा सा मर्द, इतनी बड़ी बातें। पश्चिम कार्यालय के यू हुआ तियान के अलावा इस दुनिया में कोई हम तीनों को नहीं मार सकता। तुम्हें जल्दी मरना है तो हम तियान युआन दी फांग तुम्हारी मदद करते हैं। तुम रुको, कपड़े पहन लूं, फिर अकेले लड़ूंगा। ठीक हो। महाराज शाओ फेंग कर पाएगा। मरे हुए घोड़े को जिंदा करने की कोशिश। अगर शाओ मजिस्ट्रेट हार गए, मैं कुछ देर रोकूंगा। महाराज आप लोग भाग जाएं। कपड़े बदलने से बच जाओगे। इतनी जल्दी क्यों? शाओ फेंग, इस वक्त की तुम्हें ब्लॉक खेलने का समय है। शाओ महोदय, मिस वू की प्रतिष्ठा है, मजाक नहीं। शायद तुम्हें पता है मरना तय है। दिमाग खराब हो गया। मेरे पास वक्त नहीं है। तियान युआन दी फांग, हमला करो। मैं शर्त लगाता हूं तुम्हारे वाद्य यंत्र बजेंगे नहीं। एक्साइयो फेंग, वो तो है, दुनिया के टॉप असासिनों में से एक है। तेरा ये फालतू सामान काम करेगा क्या? गंवार, इसे गन कहते हैं। पता है हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या कहावत? 7 कदम के बाहर गन तेज होती है, तो 7 कदम के अंदर गन तेज और सटीक होती है। गन? गन का मुंह तक नहीं है, इसे गन कहते हो? किसने कहा बिना मुंह की गन से इंसान नहीं मरता? सच में लगता है ये बेकार लोहे से तुम मुझे हरा देगा? बस वक्त काट रहे हो, मदद का इंतजार कर रहे हो। इतनी देर से बस वक्त काट रहे थे। एक्साइयो फेंग, हमारी मदद कहाँ है? जल्दी बुला लाओ उन्हें। मदद? तय हुआ था वन, वादा तोड़ोगे क्या? एक्साइयो फेंग, तू पता होता तो मैं सम्राट को लेकर बहन के साथ भाग जाती। हम सबको तूने बर्बाद कर दिया। सुनो भाई लोग, मैं नहा रहा था, गा रहा था, अचानक डाकुओं ने घेर लिया। किसकी गलती है? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बस करो। तियान युआन दी फैंग, हमला करो। ये कौन सा हथियार है? मैंने कहा था ना, 7 कदम के अंदर गन तेज और सटीक होती है। अफसोस हुआ इस घर का ठीक से रह भी नहीं पाया। अशुभ जगह बन गया, बदकिस्मती। सम्राट, हम बच गए, बच गए। यानेर, ये हथियार कमाल का है, मैं इसे खरीदूंगा। एक्साइयो फेंग, तेरा ये हथियार अच्छा है। कीमत बताओ, मैं खरीदता हूँ। क्या खरीदोगे? 1-2 लाख सिल्वर के बिना सपने में भी मत सोचना। सम्राट, ये गन बहुत महंगी है, हमारी पहुंच से बाहर। नहीं, ये हथियार मेरे लिए बहुत जरूरी है। शायद आखिरी वक्त वायु वाटियान को हराने में काम आ जाए। यानेर, वैसे नहीं हो पाया तो थोड़ी खूबसूरती दिखाकर सस्ते में ये हथियार हासिल कर लो। क्या? मैं अगर तैयार नहीं हो तो मैं युआन फैंग को भेजता हूँ। मैं जाऊंगा। सम्राट के लिए ना होता तो कभी नहीं करता। कुत्ते। एक्साइयो फेंग, मेरी इतनी सुंदर और प्यारी सूरत देखकर क्या तुम मेरे लिए थोड़ा छूट दे सकते हो? 200 तांबे कैसे रहेंगे? गोलमटोल होकर दूर हो जाओ। पैसे नहीं है तो सोचना भी मत। हम नालायक। अगर तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है तो मैं सुझाव देती हूँ कि तुम लोन ले लो। लोन क्या होता है? यह लोन तो है। बहुत ज्यादा हो गया। इस मौके पर तुम लोग नकली अभिनय कर रहे हो। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम इतनी जल्दी मरने के लिए उतावले हो? बस छोटा मोटा हथियार। सच में लगता है मुझे डर लगेगा? ताकत है तो हम किसी खुले मैदान में अकेले लड़ें। ठीक है, यह अधिकारी हमेशा नैतिकता से ही दूसरों को मनाता है।
ये तलवार विदेशी ठंडे लोहे से बनी है। तलवार की धार 3 फुट 3 इंच है। कुल वजन 6 पाउंड 4 ऑन्स। क्या तुम्हारे पास ये आत्मविश्वास है कि तुम इस महान योद्धा की इस स्वर्ग से उड़ती परी वाली चाल को रोक सकते हो? यह चीज मैं भी जानता हूं। क्या बेकार चीज है, इसे देखो। इस बंदूक का नाम डेजर्ट ईगल है। इसकी बैरल 12 मिलीमीटर से भी ज्यादा मोटी है। इसकी गतिज ऊर्जा 1500 किलो जूल से भी ज्यादा है। आओ बूढ़े, क्या तुम्हारे पास हाथ से गोली रोकने का आत्मविश्वास है? क्या एक्साइयो फेंग के पास जीतने का आत्मविश्वास है? युआन फैंग, तुम क्या सोचते हो? मजिस्ट्रेट एक्साइयो ने अभी भी लापरवाही की है। टॉम मेंचुई सेंग की स्वर्ग से उड़ती परी व्यापक मैदान में इस्तेमाल करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मजिस्ट्रेट एक्साइयो के छुपे हथियार शायद निशाना न लगा पाए। यह घमंडी मूर्ख। ग्वाला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना ताकतवर, पिस्तौल से भी तुम नहीं मरते। खत्म, हमारा खात्मा हो गया। एक्साइयो फेंग, सब तुम्हारी वजह से है, श्रीमान एक्साइयो। यह छुपा हथियार उसके पास भी नहीं पहुंच सकता। अब कोई उपाय नहीं बचा, है ना? अगला कदम तुम लोगों की मौत का होगा। लगता है इस अधिकारी को अपना गुप्त हथियार दिखाना पड़ेगा। तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं? जो भी हो सामने लाओ। हार मानो और आत्मसमर्पण करो। क्या सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? एक्साइयो फेंग, क्या तुम सच में आदमी हो? तुम्हें हथियार फेंक और आत्मसमर्पण कर दिया। शुरू में मुझे तुम पर थोड़ा सम्मान भी था। निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा बेवफा होते हैं। प्राचीन लोगों ने सच कहा था। चिंता मत करो, इस महान योद्धा की तलवारबाजी दिव्य है। निश्चित रूप से तुम लोगों को बहुत दर्द में नहीं मरने दूंगा। इस अधिकारी ने कब कहा कि मैं हार मानने वाला हूं? एक्साइयो साहब, ये फिर क्या है? इस बंदूक का नाम है M4A1, वर्टिकल ग्रिप और होलोग्राफिक साइट के साथ। कैसा लगा बुद्धे? अब मौत को गले लगाओ। क्या M4A1? बस इतना ही, कुछ खास नहीं। थोड़ा रुको, आराम करो। वैसे भी इस बंदूक में गोली नहीं बची। मेरे तलवारबाजी के जलवे देखे निराश हो गए? खत्म। क्या बेकार स्कोर A1 है, विधायक काम का नहीं। काम के? क्या मुझ पर थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते? बुद्धे, अपना शेरा चेक करो, शायद। न्यू लैंग, तू बेइज्जत आदमी है। एक्साइयो साहब, ये बंदूक बेचोगे? हम खरीदेंगे। हाँ, दाम अच्छा लगेगा। अरे हाथ मत लगाओ बेकार में। इस बंदूक की कीमत है 7 लाख तांका। तुम्हें बेच भी दूं तो इतनी रकम नहीं होगी। इतनी महंगी? कहाँ महंगी है, यही तो इसकी असली कीमत है। तुम लोग सोचो, शायद तुम्हारी मेहनत कम है। काम में ध्यान देते हो या नहीं? एक्साइयो साहब, क्या इस उधार के बारे में फिर बात कर सकते हैं? फैक्ट्री इंस्पेक्टर, क्या आपके भेजे हुए कातिल बिल्कुल पक्के हैं? महारानी की रक्षा झोंगलंग जियांग झंग युआनफैंग करते हैं। चिंता मत करो, वे सब उत्तम कातिल हैं। झंग युआनफैंग उनके हाथों दास सांस तक भी नहीं टिक पाएगा। जैब फैक्ट्री इंस्पेक्टर ऐसे कह रहे हैं तो मुझे चैन है। जब मेरी बड़ी बहन मर जाएगी और मैं ये तख्त संभालूं तो आधा राज तुम्हें जरूर दूंगा। राजकुमार, मजाक कर रहे हैं। मैं ये सब अपने बड़े राज के लिए कर रहा हूं। एक औरत होकर राज कैसे कर सकती है? फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बुरी खबर, आपके तीनों कातिल नाकाम रहे, सब मर गए। क्या? किसने किया? फैक्ट्री इंस्पेक्टर साहब, एक्साइयो जिला के मजिस्ट्रेट एक्साइयो फेंग ने किया। उनके पास एक भयंकर एस्टर है जिसने पाल भर में तीनों कातिलों को खत्म कर दिया। हाँ, ये एक्साइयो जिला में ऐसा आदमी कहां से आ गया? फैक्ट्री इंस्पेक्टर, अब क्या करें? क्या और लोग भेजे? नहीं, नहीं हो पाएगा। महारानी अब निश्चित रूप से सतर्क है, तो क्या करें?
उत्तर जियांग का सूखा, क्या अभी तक दरबार को रिपोर्ट नहीं किया गया है? तो आप किसी को ये बात महारानी तक पहुंचाने भेजें, उन्हें हल करने दे। अगर वो ठीक से हल नहीं कर पाई तो जनता में विद्रोह भड़क जाएगा। फिर आप मौके का फायदा उठाकर सिंहासन हथिया ले। कमांडर, आप बहुत चतुर हैं, मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। महाराज, तो यह लोन किस्तों में भुगतान करना है। इस तरह हम वास्तव में उसका हथियार खरीद सकते हैं। हाँ, यह लोन और उधार लेने में कोई अंतर नहीं है। बस समय पर ब्याज चुकाए और किश्तें भरते रहें, और हम अपनी पसंदीदा चीज घर ले आएंगे। मैं तो मुफ्त में ही हथियार लेने की सोच रहा था। पता नहीं वह भ्रष्ट अधिकारी किस गिरवी रखने की जिद कर रहा है। हम इतनी बराबर कीमत का गिरवी कहाँ से लाए? क्या यानर ने पक्का नहीं कहा था? चिंता मत करो। सचमुच मैं ही हूँ। कैसा रहा? गिरवी लाए हो? जियाओ फेंग, क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें हथियार पहले राजधानी ले जाने दें, बाद में हम गिरवी आपके पास भेज देंगे? मैं तुम पर भरोसा करूं? कभी नहीं। तुम जैसे राजधानी के बड़े व्यापारी मुझसे कह रहे हो कि पैसे नहीं है। जियाओ महोदय, यानर मजाक कर रही है। गिरवी तो दूर नहीं, बिल्कुल सामने है। कहाँ है? मुझे तो दिख नहीं रहा। मेरी बहन 16 साल की है, अभी प्रेम से अनजान, गोरी और सुंदर है। महाराज, क्या आपने सचमुच उन कुछ हथियारों के लिए मुझे इस भ्रष्ट अधिकारी के पास गिरवी रख दिया? यानर, वो राज्य के लोगों के लिए तुम थोड़ा बलिदान कर दो। अगर तुम राजी नहीं होती तो मुझे युआन फांग को ही ढूंढना पड़ेगा। अरे, मैं राजी हूँ, लेकिन महाराज गलत न समझें, मैं यह वो राज्य के लोगों के लिए कर रही हूँ। जियाओ महोदय, मेरी बहन राजी हो गई है। यह देहाती लड़की रूप रंग सामान्य है, शरीर भी सामान्य है, स्वभाव उग्र है और बिना सोचे समझे बोलती है। लेकिन चूंकि मिस वू ने ही कह दिया है, देखो उसे। मैं मजबूरी में ही सहमत होता हूँ। जियाओ फेंग, जियाओ काउंटी की यात्रा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। राजधानी लौटकर मैं निश्चित रूप से सम्राट को सूचित करूंगा और आपके लिए पुरस्कार की अनुशंसा करूंगा। तो फिर मिस वू का बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आज तुम्हें दिखाते हैं हमारे एक्सायो काउंटी की विशेषता। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम 1000 बर्फ की तरह मीठे हो। यह कैसा लोकगीत है, जैसे वसंत की पहली बर्फ। छोटे देहाती, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह हमारे एक्सायो काउंटी की एक विशेषता है। चाय की दुकान आज ठीक से तुम्हें ये दिल्ली से आए देहाती हमारे एक्सायो काउंटी की विशेषता दिखाते हैं। चलो चलें। महाराज, दीदी, यह बहुत स्वादिष्ट है। आओ आओ, दो छोटे देहाती, एक और ताजा रस। दीदी, यह झूला गाड़ी महल के झूले से भी ज्यादा मजेदार है। मजा आया? और भी मजेदार है, मनोरंजन पार्क चलते हैं। चलो। जीतो जीतो जीतो। दीदी, मुझे पकड़ो। पकड़ रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ। एक्सायो काउंटी बहुत दिलचस्प है, मनोरंजन पार्क बहुत मजेदार है। बड़ी मुसीबत आ गई है, उत्तरी नदी में बड़ी आपदा, दरबार में अफरा-तफरी, जरूर अयुवातियां वगैरह फिर से बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। यानर, तुम यहाँ रुको, मैं दरबार का काम संभालने वापस जाता हूँ। महाराज की जय, जय हो। सभी प्रिय मंत्रियों, उठो। महाराज का धन्यवाद। महाराज, उत्तरी नदी में लगातार सूखा पड़ रहा है, कृपया महाराज जल्दी निर्णय ले। मुझे पता है क्या करना है। महाराज एक्सायो काउंटी में मस्त है, वापसी नहीं सूझ रही। जाहिर है आप दागग्रस्तों की जान की परवाह नहीं। महाराज को अपनी योजना है, तुम्हें क्यों बोलना? वित्त मंत्री कहा है। महाराज, मैं यहाँ हूं। उत्तरी नदी में सूखा है, अनाज क्यों नहीं भेजा? महाराज, मैं असमर्थ हूँ। उत्तरी नदी राहत के लिए 11 लाख बोरी अनाज चाहिए और 90 लाख रुपए वित्त मंत्रालय खाली कर दे तो भी इतना पैसा नहीं है। महाराज, अगर उत्तरी नदी में सूखा जारी रहा, ये थोड़ा अनाज तो बूंद भर पानी जैसा है। वायुहुआटियान, तुम्हारा क्या मतलब है? ईश्वर का क्रोध
एक स्त्री कैसे झेल पाएगी? महाराज, मेरी सलाह है कि जल्दी सिंहासन छोड़ दे, किसी पुरुष से विवाह कर ले। ये सिंहासन पर बैठकर निष्क्रिय रहने से तो बेहतर है। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? उत्तरी नदी में हमेशा मौसम अनुकूल रहा है, तो सम्राट के सिंहासन पर बैठने के बाद से लगातार सूखा क्यों रहा है? सम्राट को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करके दोष स्वीकार करना चाहिए। मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? मैं पूरी तरह से जनता के लिए हूं। कमांडर महोदय, महारानी बस एक महिला है, स्वर्ग के क्रोध का सामना नहीं कर सकती। उत्तरी नदी के लोगों को कष्टों से मुक्त कराने के लिए मैं मुश्किल से ही सिंहासन संभालने को तैयार हूं। महारानी की चिंता दूर करने के लिए। क्या बात है, उत्तरी नदी के लोगों के लिए मामूली राजकुमार, तुम युवातियान के साथ मिल गए हो। उत्तरी नदी की आपदा मैं ठीक करूंगी, उत्तरी नदी का सूखा मैं ठीक करूंगी। अगर ठीक नहीं कर पाए तो मैं स्वयं सिंहासन छोड़ दूंगी। सभी मंत्रियों ने देख लिया, ये सम्राट के अपने शब्द हैं। मैं यहां सम्राट को लोगों को संकट से बचाने की शुभकामना देता हूं। दरबार समाप्त। खजाना खाली है, एक पैसा भी नहीं। देखते हैं वो राहत के लिए पैसा कहां से लाती है। स्वर्ग का क्रोध, एक बूंद भी बारिश नहीं। देखते हैं वो सूखा कैसे ठीक करती है। सिंहासन मुझे ही चाहिए। कमांडर, देखो, वो एक बेघर कुत्ते की तरह दिख रही है। महारानी, मामूली राजकुमार और युवातियान बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं उन्हें मार डालूंगा, लोगों के लिए खतरा दूर करूंगा। युवातियान बहुत शक्तिशाली है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी अक्षमता के कारण ऐसा हुआ। महारानी, आपने मामूली राजकुमार के साथ सिंहासन की शर्त कैसे लगा ली? खजाना खाली है, हमारे पास राहत के लिए पैसा ही नहीं है। क्या यह हार तय नहीं है? जियाओ काउंटी बहुत अमीर है, उनके लिए यह रकम कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जियाओ फेंग को कैसे भूल गई? लेकिन महारानी, उत्तरी नदी के सूखे का क्या? जियाओ फेंग अद्भुत है, शायद उसके पास कोई उपाय हो। युआन फांग, हम तुरंत चलते हैं। जैसे क्या महारानी? क्या करूं? सियाओ काउंटी के लिए गाड़ी और घोड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्य बात यह है कि जमींदार के घर में भी अतिरिक्त अनाज नहीं है। जियाओ मजिस्ट्रेट, तो क्या आप दर्द के साथ देखेंगे? उत्तरी नदी के लोग एक दूसरे के बच्चे खा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। क्या जियांगबई के लोग नहीं है? क्या मेरे शियाओ काउंटी के लोग नहीं है? श्रीमान शियाओ, क्या मैं कर्ज ले सकती हूँ? मिस वू, मुद्दा यह है कि आपका पिछला कर्ज अभी तक चुकाया नहीं गया है। आपकी बहन यहाँ गिरवी रखी है, क्या वह मेरे कंधे दबा नहीं रही है? और आप अगला कर्ज लेना चाहती हैं? सरकार का वेतन खाते हो तो सरकार की चिंता भी करो। तुम क्या कर रहे हो? सुन लो, सिर्फ इसलिए कि तुम महारानी की दोस्त हो, तुम मुझ पर नैतिक दबाव नहीं डाल सकती। मैं इससे प्रभावित नहीं होती। मैं घाटे का सौदा नहीं करती। अगर मैं राजधानी में अपनी जमीन दे दूं, तो क्या यह अकाल राहत का काम हो सकता है? अगर आप ऐसा कह रही हैं, तो हो सकता है। नहीं महारा, बहन की जमीन सबसे कीमती है। क्या मैं उसकी जमीन के लालच में हूं? मुझे तो बस लोगों के कष्ट की चिंता है। नहीं, तुम बहुत गुस्ताख हो। छोटे बच्चे, तुम किसे कह रहे हो? मुंशी ली, जल्दी से मेहमान के लिए चाय लाओ, बढ़िया चाय। यह राजधानी में मेरी जमीन है, बस उत्तरी नदी के लोगों की मदद हो जाए। जो चाहो ले लो। चूंकि मिस वो इतनी ईमानदारी दिखा रही है, मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। यह अकाल मैं मिटाऊंगा, बारिश भी लाऊंगा। क्या मजिस्ट्रेट शियाओ के पास वाकई उत्तरी नदी के सूखे का उपाय है? मैं और ड्रैगन किंग भाई बंधु हैं। थोड़ी सी बारिश तो कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हो? तुम बुखार तो नहीं है? शरीर तो ठीक है, मुझे बुखार क्यों आएगा? शियाओ फेंग, तुम पागल हो गए हो। अकाल राहत के लिए पैसा और अनाज काफी है, बाकी बातों के लिए तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? क्या मैं झूठ बोलने वाला दिखता हूं? हाँ। जब मैंने पैसा ले लिया है तो मुसीबत भी मिटाऊंगा। चिंता मत करो, यह अकाल मैं जरूर मिटाऊंगा। मैं अपने सिर की शपथ लेता हूं। तुम्हें यकीन दिलाता हूं। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। शियाओ फेंग, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? उत्तरी नदी के लोग महीनों से एक बूंद बारिश का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हारी जान से कुछ होगा? मैं दीदी, चलो कुछ और सोचते हैं। मुझे लगता है यह शाओ फेंग पागल हो गया है। कह रहा है कि ड्रैगन किंग का भाई है। शाओ फेंग बात तो हल्की फुल्की करता है, लेकिन काम हमेशा समझदारी से करता है। मैं उस पर भरोसा करती हूँ। देखो देखो, तुम्हारी दीदी ही असली समझदार है। जी, जी हाँ। उत्तर जांग में राहत कार्य शुरू करो। जी हुजूर। बेवकूफ। महात्मा जी, उत्तर जियांग को बचाइए। फिक्र न करो, जब मैं अपना जादू पूरा कर लूंगा तो उत्तर जियांग में फिर से खुशहाली आ जाएगी। आकाश रो रहा है, पानी सबको जीवन दे रहा है। बारिश आओ। तुम्हारे बुरे कर्मों से देवता नाराज है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं।
ये बारिश 7 सप्ताह के अंदर जरूर असर दिखाएगी। 7 सप्ताह, इतना लंबा इंतजार। सात सप्ताह क्या? तेरा सिर। ओह मेरे भगवान, तूने मेरा ताबीज छीन लिया। अरे बूढ़े, तू कौन सा राक्षस है जो उत्तर जांग में ठगी कर रहा है? मैं हूं दाओवी दुआनवदे। और तू कौन है? मैं कौन हूं? मुंशी जी, इसे बताओ मैं कौन हूं? जी, ये है हमारे शाओ काउंटी के बुद्धिमान, शक्तिशाली, महान कारनामों वाले, सुंदर, देवताओं जैसे, अद्वितीय शाओ फेंग, शाओ काउंटी के मजिस्ट्रेट शाओ। यही है हमारे मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट शाओ, मजिस्ट्रेट शाओ। मैंने सोचा कौन है, बस यही तो है, एक छोटे से मजिस्ट्रेट। मैं यहाँ फैक्ट्री प्रमुख युवातिन के आदेश पर आपदा राहत का जादू कर रहा हूँ। तू अगर समझदार है तो यहाँ से हट जा, मेरे काम में रुकावट मत डाल। क्या यह साधु युवा ने भेजा है? उसका क्या मतलब है? पता नहीं, शायद ठगी करने और हमें परेशान करने आया है। युवातियन बेचारा अपनी जान बेचने आया है। अरे तू क्या करने वाला है? मुंशी ली शाओयू, इसे मारो। अरे जल्दबाजी मत करो। अरे बाप रे, 69 साल के इस बूढ़े साधु पर चुपके से हमला करने की हिम्मत! अगर मैं सावधान नहीं रहता और बचाव नहीं करता तो तुम मेरे लाइटनिंग 5 अवीप से पहले ही गिर चुके होते। जवानों, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना ध्यान रखो। वूदे, मुझे लगता है तुम्हारे पास वूदे नहीं है, नैतिकता की कमी है। 48 दिनों तक बारिश होती रहे, तुम्हें पता है कितने लोग मर जाएंगे। यह जियाओ फेंग हालांकि लालची और पैसे का भूखा है, लेकिन उसमें थोड़ी दयालुता है। क्या दिल लुभा गया? मैं उस जैसे बेशर्म आदमी को कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुमने कहा कि मैं ये गरीब साधु बारिश कराने में 48 दिन धीमा हूं, तो क्या तुम्हारे पास एक जिलाधिकारी के रूप में कोई उपाय है? बिल्कुल महोदय, मैं ड्रैगन किंग के साथ शब्द भाई हूं। मैं चाहता हूं कि ड्रैगन किंग हमारे लिए बारिश करे। यह तो बस एक बात का मामला है। अगर तुम ड्रैगन किंग को जानते हो तो मैं ये साधु ज़ेड सम्राट को जानता हूं। फिर से डींगे मार रहा है, उसकी यह आदत कभी नहीं सुधरती। विश्वास नहीं होता तो अगर मैं सच में ड्रैगन किंग से बारिश करवा दूं तो क्या होगा? अगर तुम सच में ड्रैगन किंग से बारिश करवा दो तो मैं ये साधु तुम्हें अपना गुरु मानूंगा और मंदिर में तुम्हारी मूर्ति लगवाऊंगा, रोज तुम्हें प्रणाम करूंगा और धूप जलाऊंगा। अच्छा, यह तुमने कहा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो मुझे इस साधु को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी, पद छोड़ना होगा और मेरा धूप जलाने वाला बालक बनना होगा। ठीक है, यह शर्त मैं मान लेता हूं। तुम पागल हो गए हो? अगर बारिश नहीं हुई तो क्या तुम सच में पद छोड़ोगे और सिर झुकाओगे? गंवार, तुमने उल्टा कह दिया। उसे मुझे अपना गुरु मानना चाहिए। मजाक है, मेरा गुरु बनने की सोच रहा है? रुको, मैं तुम्हें रोने का मौका भी नहीं दूंगा। अगर तुम सच में शर्त लगाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन पहले एक लिखित समझौता करो, कहीं बाद में पछताओ या टालमटोल करो। मैं तो यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। ली मुंशी जी, जी कम बात लेकर आओ। जी महोदय। तुम पागल हो गए हो? जियाओ फेंग, तुम शर्त कैसे मान सकते हो? क्या यह तय है कि तुम हारोगे? जियाओ फेंग अभी भी बहुत जवान है, बारिश मंगवाना कोई आसान नहीं है। एक 7वें दर्जे का जिलाधिकारी मेरा धूप जलाने वाला बालक बनेगा, मुझे इस साधु को भी कुछ प्रतिष्ठा मिल जाएगी। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुझे अपना गुरु मानो। ली मुंशी जी, यह काम बड़े धूमधाम से होना चाहिए। छोटा काम है महोदय, चिंता न करें। अनंत फालतू देवता, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं ये साधु तुम्हें रोज जमीन पर बैठकर धूप जलाने को कहेगा। श्याम महोदय, क्या आपको वाकई बारिश कराने का भरोसा है? अगर हार गए तो आपको। चिंता मत करो, मैं कभी भी निश्चित न होने वाला काम नहीं करता। दुआन मुझे यह शिष्य मैं जरूर रखूंगा। ठीक है, देखते हैं। जियाओ फेंग, बस बड़ी बातें करते हो। फिर शर्त, धूप जलाने वाला बनना पड़ेगा, रोते रोते शाम के। गंवार, क्या हमारे बीच थोड़ा भरोसा नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अनंत फालतू देवता शाओ फेंग, तुम आखिर बारिश कराओगे या नहीं? नहीं कराओगे तो मेरे लिए धूप जलाने वाला बन जाओ। देखो, मेरे इस गुरु को तो चिंता नहीं, और शिष्य पहले बेचैन हो गया। अनंत फालतू देवता, तुम। ली गुरुजी, शाओयू, वो कुछ इतालवी तोपे लेकर आओ। जी। ये बारिश कैसे मंगवाएंगे? कभी सुना ही नहीं। ये क्या है? श्याम महोदय, यह क्या वस्तु है? यह हमारे महावू के साधारण तोपों से बिल्कुल अलग क्यों है? इतनी छोटी, इसका क्या उपयोग होगा? नहीं बच्चे, तुम क्या जानो, संक्षिप्त में ही सार होता है। इसे छोटा मत समझो, इसकी ताकत बहुत है। पर इसका राजा इंद्र से बारिश मंगवाने से क्या लेना देना? यह तो है। कहीं तुम बारिश न मंगवा पाए तो तोप से मुझे डराना चाहते हो? सुन लो, ये साधु डरकर बड़ा नहीं हुआ। मुझे मारने के लिए काटने वाली दवा की क्या जरूरत? तुम्हें मारने के लिए तो क्यों चाहिए?
अनंत फालतू देवता। तो फिर ये चीज किस लिए है? मैं काम करता हूँ, क्या तुम्हें हर बात समझानी पड़ेगी? तुम श्याओयू, आदेश सुनो। निम्न अधिकारी उपस्थित है। कौन समायोजित करो, लक्ष्य बारिश के बादल। जी। तैयार। तुम पागल हो गए हो। आकाश की ओर गोली चलाना, यह तो बहुत बड़ा अपमान है। शाओफेंग, क्या यही है तुम्हारी बारिश कराने की विधि? आकाश पृथ्वी का अपमान। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। देखो, ये राजेंद्र, उसकी आंख कुछ है। मुझे तोप चलाकर उसे आवाज देनी पड़ेगी, तभी वह सुन पाएगा। क्या गोली चलाना? बनावटी रहस्य बना रहे हो। आकाश में तो सब दिव्य सैनिकों ने उन्हें परेशान किया। तुम बस बिजली गिरने का इंतजार करो। एक्सायोफिंग, ये बारिश मांगने का काम है। ये किसकी आवाज ज्यादा तेज है? इससे नहीं आती। कल रात मैंने आकाश देखा। आज बिल्कुल बारिश नहीं होगी। एक्सायोफेंग, कहा था ना बारिश होगी? हाँ एक्साएओ साहब, यह क्या मामला है? आसमान में बारिश क्यों नहीं हुई? जल्दी मत करो, गोले को थोड़ा उड़ने दो। मुझे तो लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो। जल्दी से घुटने टेक दो। मेरे पूजा करने वाले बन जाओ। मुझे पता था तुम बचने की कोशिश करोगे। इस पर तो तुम्हारी सरकारी मोहर लगी है। आज तुम्हें घुटने टेकने ही होंगे। एक्सायोफेंग एक जिलाधिकारी है, कैसे एक साधु के सामने घुटने टेक सकते हैं? डॉन गुरु, शायद किसी और तरह से मुआवजा दें। मुआवजा? गुरु को तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत? आज मैं यही देखना चाहता हूं, ये जिलाधिकारी मेरे सामने घुटने टेके माफी मांगे। एक्सायोफेंग, सब तुम्हारे घमंड की वजह से हुआ। इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, अब देखो अब क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो, यह शिष्य मैं जरूर बनाऊंगा। अब तक इतना घमंड, आज ये सिर जरूर झुकेगा। कोई भी माफी नहीं मांग सकता। एक्सायोफेंग, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? बारिश आओ। बारिश हो रही है। दीदी, सच में बारिश हो रही है। बहुत अच्छा, देखो। बहुत अच्छा दीदी। धन्यवाद महोदय, ये नहीं हो सकता। बहुत अच्छा दीदी। दीदी देखो। हाँ, क्योंकि सच में बारिश हुई है। मैं सच में तुम्हें गलत नहीं समझा। महोदय, आप सच में देवता के अवतार हैं। मेरी श्रद्धा बहती हुई नदी की तरह लगातार बनी रहती है। रुको, और बोलोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं वास्तव में ड्रैगन राजा को कैसे बचता हूँ? बस थोड़ा सा कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल किया। सिर्फ ड्रैगन राजा से बारिश करवाना ही नहीं, बल्कि उसे बर्फ भी गिरवा सकता हूँ, ओले भी। यह भी कोई समस्या नहीं है। बर्फ गिराओ। कुत्ता, शाओफेंग, यानन को बर्फबारी बहुत पसंद है। जल्दी दिखाओ मुझे। अब पता चला ना मेरी ताकत का। क्या अभी मुझे कुत्ता मजिस्ट्रेट कहोगे? नहीं नहीं, माफ कर दो, दिखाओ ना। दुआनवू दे। मेरे प्यारे पोते शिष्य, कहां जा रहे हो? इस गरीब साधु ने भागने की सोची भी नहीं। महोदय, मैंने पकड़ लिया है। अभी किसने मुझसे शर्त लगाई थी? कहा था हारने पर मुझे अपना आदिगुरु बनाएगा। मजाक था, बस मजाक। आप तो गंभीर नहीं होंगे। इस पर मेरी आधिकारिक मुहर लगी है, और तुम कहते हो मजाक था? कहते हैं ना, रास्ता छोड़ो फिर मिलने का रास्ता रहता है। छोटे मित्र, मतलब शाओ महोदय, मुझे छोड़ दो, ठीक है? ठीक है। ली सचिव दुआनवूदे ने कहा है, यहां गुरु दीक्षा लेने के लिए लोग कम हैं, ज्यादा गर्मजोशी नहीं। जाओ, उसके लिए कोई रोशन जगह ढूंढो, मेरे इस पोते शिष्य को थोड़ा शांत दिखाने के लिए। जी महोदय। आदि गुरु महाराज को दुआनवूदे का प्रणाम। जब असली नायक नहीं होते, तब छोटे लोग नाम कमा लेते हैं। पोते शिष्य,
तू मन ही मन मेरी बुराई तो नहीं कर रहा? आदि गुरु महाराज, आपका शिष्य ऐसी हिम्मत कैसे करेगा? आप बूढ़े हो गए हैं, मेहनत की है, मैं तो आपकी पीठ दबाने ही वाला था। रुको, बूढ़ा बकवासी किसकी पीठ दबा रहा है? वो गवार, इधर आ, मेरी पीठ दबा। तुम्हारी पीठ दबाऊं? अरे क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ड्रैगन राजा को बुलाकर बर्फबारी कराऊं? ठीक है, यानर आपकी पीठ दबाने आ रही है। शाह महोदय, हम उत्तरी नदी में हालांकि बारिश हुई है, लेकिन लोगों के खेत सूखे हैं, पेट खाली हैं। कोई उपाय है? जिसकी शुरुआत करो उसे पूरा भी करो। मेरे पास उपाय है। ली सचिव, जी। राहत सामग्री लेकर आओ अभी। जी महोदय। अरे लेकर आओ अंदर। शाह महोदय, यह क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। हाँ, बिल्कुल इंस्टेंट नूडल्स। उत्तरी नदी का रास्ता बहुत दूर है, चावल और आटे का परिवहन मुश्किल है। यह बहुत सुविधाजनक है। यह हमारे एक्सायो काउंटी का स्थानीय उत्पाद है, मैंने इसे खुद बनाया है। स्वादिष्ट, उच्च कैलोरी, जल्दी पेट भरता है। आपदा राहत की जरूरी चीज। सच में? मैं चक्कर देखता हूं। बिल्कुल बेस्वाद है। तुम कहते हो यह स्वादिष्ट है? खा तो सकते हैं, लेकिन स्वाद वाकई बहुत फीका है। इतना हल्का, क्या यह वाकई पेट भर सकता है? एक्सायो फिंग, तुम फिर से पैसे की लालच में हो क्या? खाना नहीं आता तो मत खाओ, भोजन बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहे कितना भी लालची हो जाऊं, क्या जनता की जान बचाने वाले अनाज की लूट कर सकता हूं? यह इंस्टेंट नूडल्स ऐसे नहीं खाए जाते। इसे पानी में उबालकर खाना होता है। मुंशी जी, बर्तन लाओ और नूडल्स उबालो। जी हुजूर। क्या खुशबू है? नूडल्स सुनहरे, सूप गाढ़ा है और ऊपर थोड़ी सी फूल गोभी से सजावट है। कह सकते हैं रंग और खुशबू दोनों ही बेहतरीन हैं। आओ, स्वाद चखो। सुगंधित, बहुत सुगंधित। एक्सायो साहब, मुझे एक और कटोरी दीजिए। ठीक है, एक और कटोरी। लो। दीदी, स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी जाकर चखो। एक्सायो फिंग, मुझे है। जल्दी जल्दी, मुझे भी थोड़ा दो। हाँ चाहिए। हम नहीं दूंगा। ली एक्सायो वायु। पेट भूख लग रही हो, आओ नूडल्स खाओ। ठीक है। एक्सायो फिंग, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं तुम्ही को सताऊंगा। नूडल्स खाना है तो भी नरम बात नहीं करते, पास में खड़े होकर भूखे रहो। अरे तुम। महाराज, यानर को भूख लगी है। यानर को थोड़ा खाने को दो, यानर खाना चाहती है। यानर, मैं तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि मेरे कटोरे में ज्यादा बचा भी नहीं है, क्यों ना तुम जाकर उसे एक्सायो फिंग के सामने जाओ। तुम्हें जरूर एक कटोरी भरेगा। लेकिन लेकिन मत करो, देर हो गई तो सूप भी नहीं मिलेगा। जाओ। एक्सायो फिंग, सुनो, बस ये आखिरी कटोरी बची है। एक्सायो मालिक, यार को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया यार को एक और खाने दीजिए। यार अब आपसे बहस नहीं करेगा। आपका विरोध नहीं करेगा। हाँ, खाओ, ठंडा हो जाएगा। यार हमेशा अभिमानी रहा है, आज वह अपनी इज्जत गिराकर झुक गया। इसे बड़ा होना कह सकते हैं।
उत्तरी नदी के लोगों को इतना स्वादिष्ट इंस्टेंट नूडल्स मिल रहा है। वाकई खुशनसीब हैं। दीदी, यह इंस्टेंट नूडल्स तो राजमहल में ले जाया जा सकता है। चाय पीने के समय में तैयार, जल्दी और आसान, महारानी। अब यह इंस्टेंट नूडल्स आ गया है, आपदा भी नियंत्रण में है। क्या आप जल्दी राजधानी लौट रही हैं? हाँ, दरबार में षड्यंत्र बहुत है, मैं ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकती। तो शाओफेंग का क्या? उसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपको उसे पुरस्कृत तो करना ही चाहिए। यार, तुम्हें सच में मेरी कमी खल रही है या फिर शाओ फेंग के लिए पुरस्कार मांग रहे हो? महारानी, ऐसा कैसे? मैं तो पूरी तरह से निष्पक्ष हूँ। तुम्हारी छोटी सी चाल क्या मैं नहीं जानती? यार चिंता मत करो, राजधानी लौटने के बाद मैं फरमान जारी करूंगी। शाओ फेंग को राजधानी बुलाऊंगी, उसके पास इतनी बड़ी प्रतिभा है। उसे सिर्फ एक जिले में। दर्द नहीं करना चाहिए। हाँ, शाओ महोदय, इस बार आपदा राहत में आपने अच्छा काम किया। मैं अब राजधानी जाकर महारानी से आपको पुरस्कृत करने का आग्रह करूंगी। पैसा लिया, काम किया, क्योंकि मैंने आपकी जमीन ले ली है। पुरस्कार की बात मत करो। शाह महोदय प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते। लिंग शॉन्ग सचमुच प्रभावित है। अगर ऐसा है तो मैं पहले राजधानी लौटती हूँ। राजधानी में बहुत काम है जिन्हें मुझे संभालना है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शाओ यू, ली साहब, चलो वो साहिबा को विदा करने चलते हैं। आइए। दुनिया का स्वादिष्ट भोजन योग्य व्यक्ति को मिलता है। इतना स्वादिष्ट चीज शायद मेरे जैसे साधु के हिस्से में आएगा। अनंत ताओ, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत स्वादिष्ट है। कारखाना अधिकारी महोदय, महारानी इतनी शक्तिशाली है, ये सोचा नहीं था। कुछ ही दिनों में उत्तरी नदी के सूखे का समाधान कर दिया। शक्तिशाली वो नहीं है, वो है शाओ फेंग नाम का जिला अधिकारी। शाओ फेंग की मदद के बिना महारानी कुछ भी नहीं है। अब क्या करें? क्या हम बस महारानी को ताकतवर बनते देखें? जब उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी तब हम उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। मैं भी जल्दी में नहीं हूं। पता नहीं राजकुमार आपकी हिम्मत है? कारखाना अधिकारी बेझिझक बोले। शेन लॉन्गमेन का परिवर्तन, आपका मतलब है विद्रोह? कैसे? साधारण राजकुमार नहीं कर सकते। ये दुनिया गुणवान के लिए है। आप पूर्व सम्राट के वंशज हैं, आपको सिंहासन विरासत में मिलना चाहिए। अब पूर्व और पश्चिम कारखाने और जिनीवी सब मेरे हाथ में है। आपके पास जिंगडू के 12 बटालियन है। क्या ये सिंहासन हाथ का मैल नहीं है? ठीक है, आज मैं कारखाना अधिकारी के साथ ये विद्रोह करूंगा। शाओ, हाँ, अरे नहीं शाओ मालिक, यानी बर्फबारी देखना चाहती है। यही तो सही है। दूसरे बता देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, सच में। जल्दी जाओ और ड्रैगन राजा से बर्फबारी करवाओ, यानी बहुत देखना चाहती है। जोर लगाओ, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा, तुम्हें पूरा देखने दूंगा। तो यानर मालिक के पैर दबाएगी। मालिक, मालिक, बुरी खबर है। राजधानी से एक खोजा आया है, वो दरवाजे पर पहुंच गया है। राजधानी से खोजा? शाओ फेंग, जिला मजिस्ट्रेट शाओ, आदेश प्राप्त करें। जिला मजिस्ट्रेट शाओ फेंग, उत्तरी नदी में राहत कार्य के लिए सराहना। तुरंत राजधानी आकर सम्राट से मिले। महारानी को कैसे पता? पूरा हुआ, निश्चित रूप से इसमें मुझे क्या है? मालिक क्यों खड़े हैं? जल्दी घुटने टेककर आदेश प्राप्त करें। दास शाओफेंग आदेश का स्वागत करते हुए घुटने टेकता है। ये हमारे बड़े आदमी की आपके लिए चाय का शुल्क है, कृपया स्वीकार करें। शाओ महोदय, महारानी आपकी बहुत सराहना करती है। जल्दी से सामान बांधो और हमारे साथ राजधानी चलो सम्राट से मिलने। शाओ मालिक जल्द ही राजधानी जाकर बड़ा अधिकारी बनेंगे। परेशान कर देने वाला है। तुरंत पदोन्नति होने वाली है, फिर भी उदास है। नाटिया, तुम छोटी लड़की, तुम क्या समझती हो? मैं शाओ काउंटी में सबसे ऊपर हूं। मैं कितना आजाद हूं। मुझे राजधानी जाकर इस उलझन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओह महारानी, कृपया मुझे नजरअंदाज करें। यह है शाही महल। यह मेरी शाओ काउंटी से ज्यादा भव्य नहीं है। बेशक यह शाही महल है। यह कौन कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, जो रोज मुझे देहाती कहता है? आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाऊंगा, चलो। ठीक है, आज मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। रुको, ये राजमहल है, एक 7वें दर्जे के अधिकारी के लिए नहीं। मैं सम्राट से मिलने आया हूं, आदेश से। तुम कौन होते हो यहां बोलने वाले? वह राजकुमार WUZ है, सावधान रहो। छोटा अधिकारी, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? यह तुम्हारी मां से पूछो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटा अधिकारी बस जुबान चलाना जानता है। क्या तुम जानते हो मुझे नाराज करने का क्या नतीजा होगा? हाँ, मैं छोटा अधिकारी हूं।
पर मुझे सम्राज्ञी ने नियुक्त किया है। तो फिर कौन है? तुम पूछते हो मैं कौन हूं? अब सुनो, जिसे सम्राज्ञी नहीं मार सकती मैं मारूंगा। जिस चीज पर सम्राज्ञी का नियंत्रण नहीं, मैं करूंगा। एक बात कहूं, सम्राज्ञी के अधिकार में आने वाली चीजें मैं संभालूंगा, और जो नहीं आती उन्हें भी मैं संभालूंगा। अच्छा, तो तुम आखिर कौन हो? एक्साई ओफेंग, वह पश्चिमी कारखाने का प्रमुख है। वायुवात्यान, वह वायुवात्यान है, वह दुष्ट। आइए, महान प्रमुख। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। यह छोटा सा उपहार है। एक्साई ओफेंग, तुम व्यक्ति हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम पागल हो। वायुवात्यान दुनिया का सबसे ताकतवर है, और आज मेरे पास हथियार भी नहीं है। अगर वह हमें मारना चाहे तो आसानी से कर सकता है। जब झुकना हो तो झुक जाना चाहिए। लड़के, तुम्हारी आंखें तो हैं, पर मैं चेतावनी देता हूं, सम्राज्ञी के साथ न मिलो, नहीं तो महान प्रमुख, गलतफहमी हो गई। मैं तो बस एक छोटा अधिकारी हूं। सम्राज्ञी के साथ कैसे मिल सकता हूं? क्या तुम एक्सायो काउंटी में नहीं? बस इतना कहूंगा, जल्दी फैसला करो, नहीं तो जान बचाना मुश्किल होगा। महान प्रमुख, फिर गलत समझे, मैं सम्राज्ञी को जानता तक नहीं। तुमने सम्राज्ञी को देखा भी नहीं है। महान प्रमुख, मैं तो बस एक छोटा अधिकारी हूं। पीढ़ी का अंतर है। तुम क्या बना रहे हो? तुम्हें नहीं पहचानता। तुम राज दरबार में आ सकते हो। राजकुमार, हम बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। मैंने कहा नहीं पहचानता तो नहीं पहचानता। श्रीमान जियो, महारानी आपको निजी मुलाकात के लिए बुला रही है। अभी भी कह रहे हो नहीं पहचानते? इतने बड़े अधिकारियों को नहीं बुलाया, सिर्फ तुम्हें, इस छोटे से जिलाधिकारी को बुलाया। जल्दी करो, क्या तुम्हें बुलाया है? मां महिम, जियो फेंग बहुत बेशर्म है, झूठ बोलने में माहिर। पहले ही उसे मार देना चाहिए था। बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बातें नहीं देखनी चाहिए। एक छोटा जिलाधिकारी महत्वहीन है। शहर के बाहर की सेना को शहर के दरवाजे बंद करने का आदेश दो। मैं अभी करता हूं। रुको, यह जियोफेंग मेरी असली पहचान जान जाएगा, कहीं बेहोश न हो जाए। जो जिले के जिलाधिकारी जियोफेंग हाजिर हैं। आपका सेवक जियोफेंग महारानी को प्रणाम करता है। हमारे सम्राट। उठो, आराम से खड़े हो जाओ। यह आवाज कितनी अच्छी लगी है, कहीं देखा है? जियोफेंग, उत्तर नदी राहत कार्य में तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। मैं योग्य सेवकों को हमेशा पुरस्कृत करती हूँ। महारानी, मैं ऊंचे पद या वेतन की इच्छा नहीं करता, बस जो जिले में रहकर सेवा करना चाहता हूँ। सुन रखा है, मंत्री का पद देकर भी नहीं मानते। क्या जियो जिले में कोई फायदा है जो तुम वहां रुके हो? अरे महारानी, महारानी यह गलत है। मैं आपके लिए ही जो जिले में रुका हूं। अगर आपको शक है तो पूछताछ करा लीजिए आसपास के इलाके में। मेरी तारीफ कौन नहीं करता? यह हंसी भी परिचित सी लग रही है। चलो ठीक है, उठो। मुझे पता है तुम अच्छे अधिकारी हो। वो कहाँ है? कुमारी वू, तुम यहां बैठी क्या कर रही हो? अरे बाप रे, यह महारानी का महल है, तुम यहां महारानी बन रही हो। यह सिर्फ कलम का अपराध है, तुम्हें जान की परवाह नहीं। मैं महारानी बन रही हूँ। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम तो बस महारानी की अनुपस्थिति में मुझे चिढ़ाना चाहते हो, अपनी बहन का बदला लेने, ताकि मैं उसे फिर न सताऊं। उसके साथ अपनी पहचान छिपा कर रहना भी मजेदार है। चूंकि पता नहीं चला तो नाटक जारी रखते हैं। छोटे साहब तो चतुर निकले। अरे वाह, यह भी पता चल गया। तो फिर आगे से बहन को परेशान नहीं करोगे? ठीक है, ठीक है, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, बस। अच्छा, महारानी कहाँ है? तुम उनसे अच्छे से जानते हो ना, वो कब आएंगी? वो तो उनके पास बहुत काम है। मुझे यहाँ तुम्हारा स्वागत करने को कहा। ऐसी बात है। महारानी नहीं है तो 2 तस्वीरें खींच लेते हैं यादगार के लिए। छोटे साहब, यह फिर क्या चीज है? क्यों चमक रही है? अरे यह, इसे कैमरा कहते हैं। कैमरा? चलो हम दोनों एक साथ की तस्वीर ले लेते हैं, ऐसे, मेरी तरह। हाँ ठीक है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। एक और। ठीक। ओके ओके ओके, वो हाथ ऊपर करो। ऐसे। ओके ओके, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी
इस महल में आज जैसी खुशी भी मिल सकती है। तुम महारानी की सहेली हो, तुम्हारे लिए यह खुशी काफी नहीं? सहेली का दर्जा तो एक के नीचे और लाखों के ऊपर होता है। वो परिवार बड़ा है, अंदर कीड़े बाहर मुसीबतें, आंख खुलते ही इतने सारे मुंह खाने को तरसते हैं, तनाव तो होगा ही। सही कहा, समझ सकता हूं। जब मैं पहली बार छोटे जिले के कार्यालय पहुंचा था, मैं लगभग भूखा मर गया था। खैर, मैंने मेहनत की। छोटे जिले के लोगों का आज यह हाल है। हाँ। तुम्हें काबिलियत है, मेरे पास व्यवसाय है, राजधानी आकर मेरी मदद करोगे? छोड़ो, ऐसा कमाना ठीक है, लेकिन ईमानदारी से राजधानी में गंदगी ज्यादा है। मेरे जैसे आदमी के लिए ठीक नहीं। लगता है तुम सिर्फ आराम से रहना चाहते हो। क्या तुम्हें थोड़ी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती? नहीं, बस यहाँ बहुत परेशानी है। इतनी घबराहट में क्यों हो? साधारण राजा और युवतियां ने विद्रोह कर दिया है। वे शीघ्र ही यहाँ के महल तक पहुंचाएंगे। क्या? राज के मम्मी राज ने शहर के काउंसिल लाके सीएम शिविर से रोका है। अधिकार है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लोग युवतियां उस कुत्ते के साथी का समर्थन करते हैं। क्या कर रहे हो? कौन सम्राट बनेगा, इसका हमसे क्या लेना देना? यह महारानी है, उनका अपना परिवार मांगा है, हम इसमें न पड़े। जल्दी से आ जाओ। चियो फेंग, तुमने बहुत निराश किया। तो क्या तुम मूर्ख हो? वे लोग महल में घुस आए हैं, अब पलटवार का कोई मौका नहीं बचा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह मरा हुआ खोजा। कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम यहाँ आएंगे, बेकार में बचाएंगे। एक दिन का अनुग्रह, जीवन भर का बदला। तुम्हारे पास बंदूक है? मैं महारानी से मिलने महल जा रहा हूँ, मैं बंदूक क्यों ले जाऊँ? और वो 2 टूटी बंदूकें हजारों सैनिकों से कैसे लड़ेंगी? जल्दी बकवास बंद करो, मेरे साथ चलो महारानी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं राजधानी के लोगों के साथ जीवन में साथ दूंगी। युआन फांग, मारो आगे। तुम समय न गवाओ। क्या तुम चाहते हो कि वह जीवित रहे? अगर चाहते हो तो जल्दी मेरे साथ चलो। क्यों कम होगा? मैं तुम लोगों की रक्षा कर सकता हूँ। जल्दी अंदर घुसो, महारानी अंदर है, घुसो। महोदय, महारानी भाग चुकी है, वो नहीं भाग सकती। आज ही उसका सिर कलम कर देंगे। पीछा करो। जी हाँ। चियो फेंग, दीदी इतनी देर क्यों सो रही हैं? शायद वह बहुत थक गई हैं। उन्हें आराम करने दो। हाँ, दीदी को बहुत सारी चिंताएं हैं। अरे यार, मुझ चियो व्यक्ति के बारे में सोचो। जीवन में कभी घाटे का सौदा नहीं किया। यह युवतियां विद्रोह करे तो राजधानी के मकानों के दाम कुत्ते की तरह गिर नहीं जाएंगे? बहुत बड़ा घाटा हो गया। इस समय भी तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो? पैसों के पीछे पागल हो गए हो क्या? सही कहा, जान बचाना जरूरी है, लेकिन अगर मेरी दूरदर्शिता न होती, गाड़ी लेकर आता तो हम सब तीरों के नीचे मर जाते। एक गुंडे महारानी को भागने दिया। ये चियो फेंग ही एक अनिश्चित कारक है। पहले ही पता होता तो उस दिन ही एक वार में उसे मार डालते। घबराओ मत, साम्राज्य स्थापित करने वाले को संकट में शांत रहना सीखना चाहिए। कारखाना प्रमुख महोदय, कोई योजना है? महारानी का भागना अच्छा ही हुआ। चियो फेंग पर महारानी को बहकाने का, सरकार को बर्बाद करने का आरोप लगाकर सम्राट के आसपास सफाई करें। हमारे पास भी एक कारण होगा, लेकिन अब महारानी एक्सायो काउंटी भाग गई है। ये एक्सायो फेंग बहुत चालाक है। पिछली बार यही था जिसने तुम्हारे भेजे हथियारों को मार डाला। एक्सायो फेंग चाहे कितना भी चालाक हो, क्या वो हजारों सैनिकों का मुकाबला कर सकता है? ये वायु हुआटियान का आदेश है। एक्सायो काउंटी में सेना ले जाकर दरबार के दुष्टों को साफ करो। मैं खुद यहां बैठकर निगरानी करूंगा। ठीक है। महोदय, आप तो राजधानी गए थे, इतनी जल्दी कैसे? इतनी बातें मत करो, जल्दी से शहर के दरवाजे बंद कर दो। राजधानी में विद्रोह हो गया है। अरे ये क्या? जल्दी करो। आओ आओ, जल्दी जल्दी दरवाजे बंद करो। हाँ, तेज करो। कमार, मिस डब्ल्यू को बसा दिया गया है। हाँ, बसा दिया गया है, बस अभी भी गुस्से में है। हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है। अरे, यह राजधानी की यात्रा मरते मरते बचा। अरे एक्सायो फेंग, हाँ? तुमने मेरी बहन को महल छोड़ने के लिए कैसे मनाया था? वह तो महारानी है। महारानी की दोस्त बहुत जिद्दी स्वभाव की है। मुंह से नहीं मनाया, हाथ से मनाया। इसका क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। यानी उसके पीछे से थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे पास आया। क्या एक्सायो फेंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग खराब है? छोटे कमार, तुम मेरे सामने इतना हड़बड़ाओ मत। मैं भी तुमसे बचाने के लिए ऐसा किया था। तुम क्या कर रहे हो? अरे, तुम काट क्यों रहे हो? क्या तुम कुत्ते हो? हाँ, काटूंगा ताकि तुम मेरी बहन को सताओ। अच्छा ठीक है, ऐसे खेलना है ना? आज खाना मत खाना, मैं तुझे भूखा मार दूंगा। तुमने मेरी बहन को सताया, बस नहीं हुआ, अब मुझे भी सताना चाहते हो। मैं फिर काटूंगा। राजधानी की सेना शहर के नीचे आ पहुंची है, जल्द ही हमला करने वाली है। क्या? यह डब्ल्यूजी और वायु हुआटियान, इन्हीं का वजह है। ये एक्सायो काउंटी का हमला क्यों करे है?
शहर के बाहर के सैनिक चिल्ला रहे हैं कि दरबार के दुष्टों को साफ करना है। महोदय, क्या आप महल में जाकर कुछ बुरा काम करके आए हैं? लेकिन वे कह रहे हैं कि तुमने महारानी को बहकाया, शासन व्यवस्था बिगाड़ दी, देश और लोगों को बर्बाद कर दिया। महारानी को बकाया? मैंने तो महारानी का चेहरा तक नहीं देखा, मैं उसे कैसे बकाऊं? फिर मेरे जैसा हंसम आदमी। महारानी मुझे बहकाएगी। तुम क्या कर रहे हो? मैं दांत साफ करने वाला हूँ। महारानी तुम्हें बकाएगी? मैं तो तुम्हें महल में ले जाऊंगा, नपुंसक बना दूंगा। अगर फिर काटा तो मुंह पर मास्क लगा दूंगा, तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। अरे, दुश्मन दरवाजे पर आ गए हैं, अब लड़ाई बंद करो। एक्सा योफेंग, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जाओ और मरो, शायद वे चले जाए। अरे यार, सुनो गांव के लड़के, अगर महारानी को मेरी जरूरत न होती तो मैं यहाँ बसता ही नहीं। तुमने मुझे मारा, महारानी को गाली दी, आज मैं तुमसे लड़ूंगा। ओह, इसका मुंह बंद करो। ठीक है। एक्सायोफेंग, दीदी, WG, आप जाग गई। एक्सायोफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे क्यों बेहोश किया और एक्सायो काउंटी ले आए? WG, देर हो जाती तो हम मारे जाते। तलवारों से कट जाना चाहिए था। मैं महारानी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ, उन्हें और शहर वालों को छोड़कर कैसे भाग सकती हूँ? तुम बहादुर हो, मैं नहीं हूँ। तुम W देश के सेवक हो, ऐसे छोड़कर राज को क्या छोड़ भागे? थोड़ा तर्क तो करो। मैंने तुम्हें बचाया, अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। दीदी, एक्सा योफेंग डरपोक है। अब विद्रोही एक्सायो काउंटी के दरवाजे पर आ गए हैं। क्या विद्रोही आ गए हैं? ऐसा क्यों किया? हाँ दीदी, शायद उन्हें पता चल गया कि आप यहाँ हैं। धत, यह दगाबाज इतने बेशर्म हैं। एक्सायोफेंग, तुम काउंटी के मुखिया हो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, सेना लेकर इन दगाबाजों को मारो। कौन? मैं? यह मजाक है क्या? तुम ही हो। क्या तुमने नहीं सुना? विद्रोही कह रहे हैं तुमने महारानी को बहकाया और देश बर्बाद किया, इसलिए वे विद्रोह कर रहे हैं। बहकाया? मैंने महारानी को देखा तक नहीं है, मैं उन्हें कैसे बहकाऊं? ये विद्रोहियों के बहाने हैं, तुम उन पर विश्वास करते हो? तुम ही हो, नहीं तो तुम्हें विद्रोहियों के सामने पेश कर देंगे, शायद वे पीछे हट जाए। पागल लड़की, क्या मुझे? महोदय, राजधानी की सेना शहर पर हमला शुरू करने वाली है। क्या? बस हो गया, अब शियाओ काउंटी के लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। महाराज, आप अचानक हार क्यों मान रहे हैं? शियाओ फेंग तो बस एक छोटा सा मजिस्ट्रेट है, लेकिन शहर के बाहर राजधानी की सबसे अच्छी सेना है। क्या आपको लगता है कि वह जीत सकता है? क्यों न हम शियाओ फेंग को सौंप दें उसको शांत करने के लिए। बेवकूफ लड़की, तुम चीजों को बहुत आसान समझती हो। बूजी और युवातियान बस शियाओ फेंग का बहाना बनाए हैं विद्रोह करने के लिए, और तुम्हारा दिल इजाजत देगा? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं राजधानी में था, मैं तुमसे नहीं लड़ सका। अब मेरे इलाके में आ गए हो, मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। ली साहब। जी। शियाओ लेई, सेना तैयार करो, उन्हें दिखा दो कि तकनीक से मजबूत काउंटी क्या होती है। जी, आज्ञा का पालन करता हूँ। क्या तुम पागल हो गए हो? शियाओ काउंटी की इतनी छोटी सी सेना से तुम लड़ने जा रहे हो, लाखों राजधानी सैनिकों से? शियाओ महोदय, यह तो टिड्डे द्वारा रथ रोकने जैसा है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें हमला नहीं करना चाहिए। जब अन्य सामंत राजधानी आकर बचाव करेंगे तो विद्रोह अपने आप शांत हो जाएगा। मजाक कर रहे हो? मैंने इतना पैसा खर्च किया, शियाओ काउंटी में इतने लोग पाल रखे हैं, मैंने इतनी तकनीक विकसित की है, क्या मैं उन्हें मेरी गर्दन पर चढ़ने दूंगा? शियाओ फेंग, वो सब तो अभिजात सैनिक हैं। अभिजात? मैं तो अभिजातों को ही मारता हूँ। इस समय भी तुम डींगे मार रहे हो। मैं डींगे मार रहा हूँ? तुम देखना, मैं न सिर्फ शियाओ काउंटी की रक्षा करूंगा, बल्कि उन्हें इतना मारूंगा कि वे रोकर मां बाप को पुकारेंगे। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि फूल ऐसे क्यों लाल होते हैं। महोदय, सेना तैयार है, कृपया निरीक्षण करें। अच्छा। महाराज, क्या शियाओ फेंग पागल तो नहीं हो गया? पता नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। लगता है वाकई जीतने का भरोसा है। विश्राम, सावधान। ये है शियाओ क्षेत्र के सैनिक, कितने अजीब कपड़े पहने हैं। इस तरह के वस्त्र पहने सैनिक मैंने कभी नहीं देखे। शियाओ फेंग, ये तुम्हारे सैनिक हैं? क्या हुआ? कोई समस्या है? और क्या समस्या? दूसरे सैनिक कवच पहनते हैं। तुम देखो इनके कपड़े, लड़ाई जैसा कुछ नहीं दिखता। छोटे गंवार, तुम क्या जानो? इसे स्टैब प्रूफ वेस्ट कहते हैं। हल्का और सुविधाजनक तलवार भाला प्रतिरोधी। सबसे कीमती गोल्डन वायर आर्मर भी ये नहीं कर सकता। तलवार भाला प्रतिरोधी, ये फटा कपड़ा ऐसा कर सकता है। कर सकता है। फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया। अगर यह चीज तलवार भाला प्रतिरोधी हो सकती है तो मैं 1 महीने तक तुम्हारा गुलाम बनूंगा। तुमने कहा ये? लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो हमारे हथियारों की किश्तें देने की जरूरत नहीं और मुझे यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, बीवी के रूप में। हालांकि थोड़ा अनुचित है, लेकिन मैं मान गया। ध्यान से देखो।
शियाओ फेंग के चेहरे के हाव भाव देखकर लगता है गंभीर चोट आई है। शियाओ फेंग, तुम बड़े मूर्ख हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी वैद्य को बुलाओ। शियाओ फेंग की हालत खराब है, जल्दी करो। जरूरत नहीं, वैद्य बुलाने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूं। यह कैसे संभव है? कैसा रहा? फिर से तुम मेरे गुलाम बन गए 1 महीने के लिए। अरे काट क्यों रहे हो? हार नहीं मान सकते क्या? दुश्मन सेना ने शहर पर हमला शुरू कर दिया है। शियाओ फेंग, महारानी को सौंप दो, नहीं तो शहर टूटने पर मैं पूरे शियाओ क्षेत्र का सफाया कर दूंगा। मामूली राजा, क्या गलतफहमी है? महारानी यहां है ही नहीं। मेरी सलाह मानो, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, ठीक है? अब तक तुम अभी भी मुझसे बहस कर रहे हो, तो फिर मुझे माफ करना, मैं निर्दयी हो जाऊंगा। सेना, आदेश सुनो, शहर पर हमले की तैयारी करो। डर है कि तुम्हारा खून मेरे शहर के दरवाजे पर चढ़ जाएगा और मेरे व्यापार में बाधा डालेगा। ठीक है, चूंकि तुम लड़ने पर तुले हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। भाइयों, हथियार उठाओ। शियाओ फेंग, यह क्या चीज है? इतनी मोटी और लंबी कैसे है? श्याओ साहब, यह किस काम आता है? यह रॉकेट लॉन्चर है, एक ही गोली में काम तमाम। जहां भी जाएगा वहां कुछ भी नहीं बचेगा। इतना शक्तिशाली? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? सामान्य राजा, मेरे हाथ में यह हथियार देखे, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी चले जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो बाद में तुम्हारी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि इतने लोगों से मेरी विशाल सेना का सामना कर पाओगे? बंदूकें चलते ही मैं तुम्हारी लाश इस शहर के फाटक पर लटका दूंगा। तुम सच में नहीं जाओगे? शाओ काउंटी में जरूर लूंगा, देवता भी नहीं रोक सकते, मैं कहता हूं। मैंने तुम्हें मौका दिया, पर तुम काम के नहीं हो। शाओ यू, तोप तैयार करो। क्योटो सेना, सुनो, महारानी को जीवित पकड़ो, शाओ फेंग को बंदी बनाओ। साहब, गोला बारूद लोड हो गया है। फायर। ये कैसे संभव है? पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। दीदी, देखो, विद्रोही सेना पीछे हट रही है। हाँ, शियाओ फेंग, जल्दी जाओ, विद्रोहियों का पीछा करो, उनका सफाया कर दो। चलो वापस चलते हैं। क्या? यह क्या हुआ सामान्य राजा, इतना घबराए हुए क्यों? वो शाओ फेंग ने किस तरह का जादुई हथियार इस्तेमाल किया? मेरी लाखों सेना एक ही मुठभेड़ में पूरी तरह से तितर बितर हो गई। क्या ऐसा हुआ? मैंने उसे वाकई कम आंका था। अब क्या करें? शाओ फेंग, उस जादुई हथियार के बल पर हम शहर पर हमला नहीं कर सकते। चिंता मत करो, शाओ काउंटी बस एक काउंटी है, हम उसे घेर लेंगे, हमला नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनका अनाज ज्यादा दिन चलेगा। शियाओ फेंग, तुम कायर हो। हमें शहर से बाहर क्यों नहीं निकले और दुश्मन से लड़े? श्याओ साहब, आपके घर में इतने सारे शक्तिशाली हथियार हैं, दुनिया के लोगों के लिए शहर से बाहर क्यों नहीं निकलते और लड़ते? महारानी की मदद क्यों नहीं करते? मैं नहीं जाना चाहता, ऐसा नहीं है। असल में मैं गरीब हूं। कहावत है, तोप गरजती है, सोना बरसता है। इस अधिकारी के पास पैसे नहीं है। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तभी तुम मदद करोगे। अच्छा, मेरी मदद लेना असंभव नहीं है। तुम लोग महारानी से बात करो, उससे 20 लाख टेल चांदी निकलवाओ। तुम लूट क्यों नहीं लेते? मेरे वो देश का सालाना कर बस 40 लाख तेल चांदी है। तुम इतना ज्यादा मांग रहे हो, इसकी भी एक सीमा होती है। श्रीमान जियो, मेरी जानकारी के अनुसार पूरा वो साम्राज्य खजाना तुम्हें दे दिया जाए तो भी 20 लाख तेल चांदी जमा नहीं हो पाएगी। क्या आप कीमत कम कर सकते हैं? यह अधिकारी कीमत नहीं घटाता, क्योंकि यह ईमानदारी की कीमत है। तुम्हें महंगी लगती है, मुझे भी लगती है। ऐसा करो, अगर तुम लोग इस अधिकारी की यह बात पक्की करवा दो, मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। कमीशन? चिंता मत करो, मुझे पता है कुमारी बू, तुम्हारा महारानी से अच्छा रिश्ता है। अगर तुम यह बात पक्की करवा दो, मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। ऐसा क्या? 5% कमीशन यानी 10 लाख। और तुम कहते हो ईमानदारी की कीमत है। मुझे तो लगता है तुम साफ साफ बेईमान सौदागर और लालची अधिकारी हो। महारानी अलग है, हम अलग हैं। यह अधिकारी तो दांतों से मांस नोचकर तुम्हारे लिए फायदा ढूंढ रहा है। श्रीमान जियो, हमें आपका फायदा नहीं चाहिए। क्या आप 9 लाख घटाकर 11 लाख टेल कर सकते हैं? कैसा रहेगा? 11 लाख टेल? वह तो हमारे खजाने का सारा पैसा है। कुमारी वू, मोल भाव ऐसे नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अधिकारी घाटे का सौदा नहीं करता। यान एयर, तुम जियो फेंग से मिन्नत करो। तुम इतने समय से उसके साथ रही हो, उसे तुमसे जरूर लगा होगा। मैं जाती हूँ।
मालिक जियो, कृपया दया करो। मेरी बहन का महारानी से अच्छा रिश्ता है। आप 11 लाख तेल हमें दे दो। क्या दे दो? तुम घर नहीं चलाती, खर्चे का पता नहीं। 11 लाख तेल, तुम चाहती हो यह अधिकारी अपना पैसा लगाए? सब है, ऐसे नहीं, हाथ नहीं। जियो फेंग, इतना अकड़ मत। मैं अकड़ कैसे रहा हूँ? श्रीमान जियो, मैं यह चीज गिरवी रखती हूँ, आपको कैसा लगेगा? शाही मुहर? सच में या झूठ? दीदी, तुम शाही मुहर कैसे बाहर ले आई? मैंने सिर्फ सावधानी के तौर पर रखा था। मिस वू, तुम महारानी से क्या रिश्ता रखती हो? तुम उनकी राजमुहर अपने पास कैसे रख सकते हो? महारानी को पहले ही अंदाजा था कि वो जी विद्रोह करेगा, इसलिए उन्होंने मुझे राजमुहर अपने पास रखने को कहा और कहा कि जरूरत पड़ने पर इसे देश बचाने के लिए इस्तेमाल करूं। ओह, दीदी, ये बहाना भी तुमने बना लिया? शाओफेंग इसे सच मानेगा क्या? और क्या तुम सचमुच राजमुहर गिरवी रखकर 2 करोड़ चांदी उधार लेने जा रही हो? वो राज्य की प्रजा के लिए यह न खाने पीने की चीज गिरवी रखने में क्या हर्ज है? वाह, यह सचमुच राजमुहर है। नहीं सोचा था तुम्हारी और महारानी की इतनी अच्छी दोस्ती है। हाँ, शाओफेंग तो आमतौर पर चतुर दिखता है, पर यह सच मान बैठा। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो कुछ भी मान लेता है। शाओफेंग, हाँ? क्या यह गिरवी रखकर 2 करोड़ मिल जाएंगे? मिलेंगे जरूर। मुहर की कोई अहमियत नहीं। मैं तो बस राज्य में शांति चाहता हूँ। तुम निश्चिंत रहो, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम्हें परवाह नहीं तो मुझे दे दो। चलो उन विद्रोहियों को दिखा दें आधुनिक युद्ध क्या होता है। शाओफेंग, तुम्हारे सैनिक कहाँ हैं? जल्दी हो, आप ले आएं। मैं रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल नहीं कर रहा। उनकी संख्या सीमित है। बचाव के लिए ठीक है, हमले के लिए नहीं। तो हमें यहाँ क्यों लाए? हवा खाने और धूप सेंकने। तुम्हारी सब अच्छी है, बस चलाने की आदत खराब है। मैं समझ गया श्रीमान शाओ, तुम्हारे पास कोई और हथियार है क्या? अरे मिस वू तो बहुत समझदार हैं, तुम्हारी बहन की तरह नहीं। शंगवान लिंगान तो एक बात कर है। अगर मुझे चिढ़ाते रहे तो तुम्हारा हाथ काट दूंगी, ताकि तुम फिर कभी चांदी न गिन सको। सुनो, तुम्हारी बहन यहाँ मौजूद है। अनुशासन नहीं मत बनो। अभी तुम मेरी नौकरानी हो, शिष्टाचार समझो, एक तरफ खड़ी हो। शाओफेंग, बस करो यानर, बड़ा काम पहले है। श्रीमान शाओ से झगड़ा मत करो। ये क्या नया खिलौना है? मुझे देखने दो। बड़े छोटे का लिहाज नहीं, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। क्या सिर्फ कोई पहुंचा है? तू क्या शर्त से करना चाहते हो? याद रखो, जब हमने शर्त लगाई थी, तुम्हारी बहन वहीं खड़ी देख रही थी। एक्साइयो साहब, आपके हाथ में आखिर ये क्या है? मैंने तो कभी ऐसी चीज देखी ही नहीं। इसे रेडियो कहते हैं। यह हजारों मील दूर से आवाज पहुंचा सकता है। और ये शीशा? यह दुश्मन की सटीक जगह देख सकता है। मैं इसे रडार कहता हूँ। दूर से आवाज, दुश्मन को देखना। एक्सायोफेंग, तुम्हें तो ये दोनों चीजें दैवीय अस्त्र नहीं लग रही? क्या यकीन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं कर दिखाया तो? अगर तुमने कर दिखाया तो मैं 1 महीने के लिए तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। 1 महीना नहीं, 1 साल। 1 साल तो 1 साल, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें भी मेरी दासी बनकर 1 साल रहना होगा। ठीक है, यही तय हुआ। यानेर, अगर इस बार हार गई तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। महाराज, आपको यानेर पर इतना भरोसा क्यों नहीं? यानेर जरूर जीतेगी। तुम पर भरोसा न होने की बात नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि एक्सायोफेंग का ये वॉकी टॉकी सचमुच दूर तक आवाज पहुंचा सके। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के मैदान में यह हजारों सैनिकों के बराबर ताकतवर हथियार साबित होगा। हाँ, अरे एक्सायोफेंग तैयार हो गया क्या? क्या ये चीज सचमुच दूर तक आवाज पहुंचा सकती है? इतनी जल्दी क्या है? मैंने तो कभी नहीं देखा कोई दास बनने के लिए इतना बेताब हो। एक्सायोफेंग, लगता है तुम्हें काटने की जरूरत है। फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। मैं एक गरीब साधु। कौन सा साधु? तुम तो साधु होते ही नहीं। एक्सायो वायु, सुन रहे हो? जवाब दो। एक्सायोफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इस टूटे फूटे सामान से बात कर रहे हो? सचमुच लगता है तुम्हें यह दूर तक आवाज पहुंचा सकता है? बीच में मत बोलो। एक्सायो वायु सुन रहा है, हुजूर आदेश दीजिए। बोला, सचमुच बोल पड़ा। ये चीज सचमुच दूर तक आवाज पहुंचा सकती है। हाँ, लेकिन यानेर, लगता है तुम हार गई। हार गई तो हार गई। एक्सायो वायु, तुरंत लेवल 1 गुप्त हथियार सक्रिय करो। लक्ष्य शत्रु शिविर। प्रथम श्रेणी हथियार। महोदय, क्या आप वाकई प्रथम श्रेणी हथियार का उपयोग करना चाहते हैं? ये एक बार आगे बढ़ गया तो पूरा वो राज्य हिल जाएगा। कोई रास्ता नहीं, हमने उनसे सामान ले लिया, हाथ छोटा हो गया। काम तो करना ही होगा, है ना? आदेश प्राप्त हुआ। चियाओफेंग, तुमने जो कहा, या प्रथम श्रेणी हथियार क्या है? कहा है? जल्दी हमें दिखाओ। चियाओ महोदय, मैं भी देखना चाहता हूँ। यह हमारे चियाओ काउंटी का शीर्ष गोपनीय रहस्य है। थोड़ी देर बाद तुम बस देखना शत्रु कैसे इस अधिकारी द्वारा नष्ट होते हैं। रहस्यमय बन रहे हो। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो देखता हूँ महारानी को कैसे समझाओगे।
चालक दल तैयार है। सभी चालक दल उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। गंतव्य शत्रु मुख्यालय। चलो। फैक्ट्री निरीक्षक महोदय, हमने काट दिया है चियाओ काउंटी के भोजन आपूर्ति स्रोत। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वे शहर के द्वार खोल देंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। बहुत अच्छा। जब चियाओ फेंग द्वार खोलेगा और महारानी को सौंपेगा, तुम तुरंत साम्राज्य की मोहर छीन लेना। इस तरह ही वैध अधिकार प्राप्त होगा। फैक्ट्री निरीक्षक महोदय का मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। लेकिन इस राजकुमार को एक बात बहुत चिंता है। क्या बात? कहो। क्या हम चियाओ फेंग को इतना घेर लिया है कि वो आक्रमण करने का विकल्प चुने और हमसे जानलेवा लड़ाई लड़े? आक्रमण करे? चियाओ काउंटी में कितने सैनिक हैं? अगर वो सच में मरने आए तो हम दो रास्तों से आगे बढ़ सकते हैं। एक रास्ता चियाओ फेंग को रोकने के लिए, दूसरा चियाओ काउंटी पर हमला करने के लिए। देखता हूं वो कैसे संभालता है। हाँ। फैक्ट्री निरीक्षक महोदय बुद्धिमान है। ये इस राजकुमार की अधिक चिंता थी। आओ चाय पीते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी पलकें लगातार फड़क रही हैं? चियाओ फेंग, तुम आईने में क्या देख रहे हो? इतनी गहन? दुश्मन और अपने निर्देशांक देख रहा हूं। हम यह वही निर्देशांक है जिसके बारे में तुमने कहा था। तो चुन, यह स्थिर लाल बिंदु क्या है? और वह तेजी से चलते हुए हरे बिंदु क्या है? यह लाल बिंदु है दुश्मन का शिविर। हरा बिंदु हमारी सेना है। चियाओ महोदय, आपके भेजे लोग की गति तो तेज है, लेकिन क्या इतने कम लोग सच में जीत सकते हैं? न सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। एक भी नहीं बचेगा। देखो। चियाओ फेंग, तुम क्या कर रहे हो? यह आखिर क्या चीज है? श्याओ महोदय, आकाश में वह गड़गड़ाहट क्या है? यह मेरा प्रथम श्रेणी का गुप्त हथियार है। चियाओ फेंग, कहीं तुमने इस चीज से दुश्मनों को शोर से परेशान तो नहीं किया? थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। महोदय, बाहर आकाश से मशरूम गिर रहे हैं। बकवास। आकाश से मशरूम कैसे गिर सकते हैं? मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूं? अगर विश्वास ना हो तो बाहर जाकर देख लीजिए। कारखाना अधीक्षक महोदय, देखिए। अजीब है। अधीक्षक देखो, सच में आकाश से मशरूम गिर रहे हैं। मशरूम? कहीं ऐसा तो नहीं? बुरा हुआ, भागो। क्या हुआ अधीक्षक? अधीक्षक कहां गए? एक लाख की सेना ऐसे ही खत्म हो गई। मैं ये मानने को तैयार नहीं। शाओ फेंग, मैंने तुम्हें कम आंका था। श्याओ महोदय, आपकी दूरबीन वाकई अद्भुत है। इतनी दूर तक देख सकती है। बिल्कुल। मैं कौन हूं यह तो देखो। कैसा लगा मेरा प्रथम श्रेणी का हथियार? शानदार, बिल्कुल शानदार। झटके में ही दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह युवातियान अभी तक कैसे जिंदा है और घोड़े पर सवार होकर यहाँ आ रहा है? बुरा हुआ, युवातियान का कुशल युद्ध कौशल और अभी शरीर है। तुम्हारा हथियार उसे मार नहीं सका। शाओ फेंग, अपनी जान दे दो। श्याम महोदय, वह क्रूर हत्यारा है, बहुत बुरा है। शाओ फेंग, मैंने तुम्हें कम आंका था। न सिर्फ 1 लाख की राजधानी सेना को हराया, बल्कि महारानी का दिल भी जीत लिया। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। लड़ाकू विमान भी तुम्हें नहीं मार सका। लेकिन तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। मैं महारानी को जानता तक नहीं। यह आदमी बहुत मजबूत है। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ शाओ फेंग, चलो भागते हैं। उससे रहने की जरूरत नहीं। भागना चाहते हो? मेरे रहते आज कोई नहीं जा सकता। युआन फांग, जल्दी आकर रक्षा करो। पहले से सुन रखा था कि पश्चिमी कारखाने के अधीक्षक की युद्ध कला अद्वितीय है। तो चलो मैं तुमसे मिलता हूँ। एक छोटा सा मध्यम रैंक का जनरल मेरी चुनौती देने की हिम्मत करता है, मेरे प्रतिष्ठा की। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? यह कैसे संभव है? दिखाता हूँ तुम्हें असली युद्ध कला क्या होती है। युआन फांग, बुरा हुआ, युवातियान की युद्ध कला चरम पर पहुंच चुकी है। अब दुनिया में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब क्या करें? हमें भागने का भी मौका नहीं मिला।
घबराओ नहीं, कितनी भी ताकत हो, 2 गन से डर लगता है। शाओ फेंग, तुम कब ये सब चीजें लेकर आए? बस इसी मुसीबत के लिए तैयारी की। अब हम सुरक्षित हैं। तुमने इसी चीज से तियान युआन को हराया था और डी फैंग और डोमिन जुईफेंग को भी। चतुर, तुम्हें गिन लो तो 4 महान योद्धा मेरे हाथों मर गए। ये तो देखना होगा कि तुम्हें इतनी ताकत है भी या नहीं। लगता है तुम्हें पता नहीं मेरे इन 2 गनों की ताकत। आओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, बस ये छोटे मोटे हथियार, क्या लगता है मैं इनकी परवाह करता हूं? शाओ फेंग, तुम्हारी पीठ पर तो एक बड़ी वाली भी है, जल्दी से उस पर गोली चलाओ। आ जाओ, दिखाओ मुझे कि क्या तुम सच में गोली तलवार से बच सकते हो। जी भरकर कोशिश कर लो। हाँ, बस खत्म। शाओ फेंग की गंदी काम नहीं कर रही। शाओ फेंग, और क्या तरकीब है तुम्हारे पास? जल्दी से दिखाओ। लड़के, मार मार कर तो तुम खुश हो गए, अब मेरी बारी है। अरे मंत्री शाओ, महारानी, मैंने कभी नहीं देखा आप किसी पुरुष की इतनी परवाह करती हो। तुम देश लोग रहे हो, तुम्हारी मौत नहीं होगी। पुराने जमाने से कभी कोई महिला सम्राट नहीं बनी। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ हमारे महान वू साम्राज्य के लिए है। अब जल्दी से राज्य की मोहर सौंप दो, नहीं तो मुझे मजबूरन कठोर होना पड़ेगा। दीदी, तुम जल्दी से भाग जाओ, यहाँ जाने रोक लेगी। क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं अपने ही अधीनस्थों की रक्षा नहीं कर सकती तो जीने का क्या मतलब? तुम बहनों का प्यार तो गहरा है, तो फिर मैं तुम दोनों को एक साथ भेज देता हूँ। यूं हुआ तियान, इधर देखो। ये क्या चीज है? ये आसमान में कैसे उड़ रही है? महान न्यायाधीश, क्या आप मुझे भी नहीं पहचानते? शाओ फेंग, मंत्री शाओ, तुम मेरी एक चोट खाकर मर ही गए होते, ये कैसे जीवित हो? तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूं? अरे कमीने खोजा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे सामने घुटने टेककर 900 बार सिर झुकाओ तो शायद तुम्हारी लाश पूरी रह सके। कैसा रहेगा? बड़ी बड़ी बातें, तुम्हारे वो हथियार मुझे चोट तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम मेरी इस एक गोली को झेल पाते हो या नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं? दीदी, यू हुआ तियान क्या कर रहा है? क्यों एक जगह खड़े होकर ताइजी कर रहा है? पता नहीं, लगता है कुछ अद्भुत मार्शल आर्ट कर रहा है। बुरा नहीं, यू हुआ तियान अभ्यास कर रहा है। वह लुप्त प्राचीन अद्भुत कला सूरजमुखी दिव्य ग्रंथ। सूरजमुखी ग्रंथ अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है, आता जाता पता नहीं चलता। एक बार हमला कर दे तो सामने वाले के पास प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं होता, मर जाता है। लेकिन क्या? जल्दी बताओ। लेकिन इस कला को सीखने के लिए शरीर पूरा होना चाहिए। क्या वह नकली खोजा है? इसीलिए यू हुआ तियान इतनी जोर शोर से विद्रोह की योजना बना रहा था। वह खुद सम्राट बनना चाहता है। यह युग वातियान, मैं तो सोचता था बस एक ताकतवर मंत्री है, पता नहीं था सम्राट बनने की साजिश रच रहा है। महाराज, क्या आपको लगता है शाओ फेंग के पास यू हुआ तियान को हराने का मौका है? बंदूक भी काम नहीं आई, उसका यह कवच। ज्यादा मत बोलो। मुझे शाओ फेंग पर विश्वास है। शाओ फेंग, तुम्हें लगता है ये उड़ने वाला कवच पहन लिया तो मुझे हरा दोगे? आजमाए बिना कैसे पता चलेगा? अहंकारी, आज तुम्हें पता चलेगा क्या होता है दुनिया की सभी कलाएं केवल तेज अजय। तो मैं भी तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है विज्ञान जो जीवन बदल दे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैनन। वाह, कितना शक्तिशाली आंतरिक बल। पता नहीं था तुम इतने महान योद्धा हो। इस बार तुम भाग्यशाली रहे, अगली बार देख लेंगे। भागने की सोच रहे हो? अरे बाप रे, शाओ फेंग, तुम्हारा यह कवच कितना अद्भुत है। न सिर्फ उड़ सकता है बल्कि इसकी ताकत तो कैसी है। बिल्कुल, मैंने इसे बनवाने के लिए अपनी सारी संपत्ति लगा दी, लगभग दिवालिया हो गया था, तब जाकर यह बना। शाओ फेंग, तुम्हारा कवच वाकई शानदार है, मुझे पसंद आया। शाओ फेंग, बेचोगे? मैं खरीद लूंगा। यह चीज बस एक ही है, तुम्हें बेच दूं तो मैं क्या करूंगा? शाओ साहब, आपको तो पैसा सबसे ज्यादा पसंद है ना? हमारे पास पैसा है, सब कुछ तय हो सकता है। शाओ फेंग, मेरी दीदी को तुम्हारा यह कवच बहुत पसंद आया है, उन्हें ही बेच दो। सच में खरीदना चाहती हो? हाँ, सच में है। खरीदना तय है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग इतनी ईमानदारी से खरीदना चाहते हो तो मैं कीमत बताता हूं। 1 करोड़ तायल। महारानी के पास भी इतने पैसे नहीं है। शाओ साहब, 1 करोड़ तायल बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहा है?
रिसर्च खर्च 10 लाख, निर्माण खर्च 20 लाख, माल खर्च 30 लाख और भी है। ठीक है मत कहो, मुझे पता है तुम्हारा खर्च ज्यादा है, ठीक है ना? श्याव साहब, यह कीमत वाकई अचानक है, क्या तुम थोड़ा कम कर सकते हो? मैं तो बेचने का इरादा ही नहीं रखता था, तुम खुद पैसे देकर खरीदना चाहते हो। मैंने तो बस लागत के हिसाब से कीमत बताई है। महारानी, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ना क्या? यह कवच इतना शक्तिशाली है, अगर हम इसे हासिल कर लें तो किसी दुष्ट मंत्री से क्या डरना, किसी विद्रोही से क्या डरना। श्याव साहब, यह कवच मैं खरीदती हूँ। वो बीबी, क्या तुम्हारे पास सच में 1 करोड़ टाइल है? नहीं, मैं खुद को गिरवी रखूंगी। वो बीबी, क्या मैंने सही सुना? महा, दीदी, तुम क्या बकवास कर रही हो? 1 कवच के लिए तुम खुद को उसके पास गिरवी रखोगी? महा, बड़ी बहन, तुम इतनी ऊंचे खानदान की हो, तुम खुद को उसके पास गिरवी रख सकते हो? वो बीबी, तुम बंदूक भी खरीदना चाहती हो, कवच भी खरीदना चाहती हो। पता नहीं, लगता है तुम विद्रोह करने जा रही हो। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोचा है, तुम मुझे मत समझाओ। लेकिन बड़ी बहन, श्याव साहब, बस यह बताओ कि गिरवी रख सकते हो या नहीं। रख सकता हूँ, लेकिन लेकिन क्या? क्या श्याव साहब सोचते हैं कि मैं इस कीमत के लायक नहीं हूँ? अरे नहीं, वो बीबी तुम गलत समझ रही हो। क्योंकि वो बीबी खुद को गिरवी रख रही है तो मैं मान जाता हूँ, ठीक है। अरे, घर में एक और मुंह जुड़ गया, मैं कैसे? हमेशा घाटे का सौदा करता रहता हूँ। बर्बाद हो गया, दोपहर में कैसे दिमाग गर्म हो गया, खुद को श्याव फेंग के पास गिरवी रख दिया। महारानी, आप कह रही हैं, हम कितना भी समझाएं, आप नहीं मानी। अब देखो, राजकाज कौन संभालेगा? सरकारी काम कौन करेगा? मैं तो उस अनोखी चीज से बहक गई थी, इसलिए गलती से अनुबंध कर बैठी। अब क्या करें? अनुबंध भी तुमने साइन कर दिया, क्या हम सच में शाओ काउंटी में रहेंगे? मिल गया, मुझे एक तरीका सूझा। न सिर्फ शाओ काउंटी में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि शाओ फेंग को राजधानी बुलाकर मेरी मदद से देश चलाने में लगा सकते हैं। मेरी पलकें क्यों लगातार फड़क रही हैं? दाई आंख का फड़कना धन का संकेत है, दाई आंख का फड़कना शुभ। चियाओ फेंग, तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। हटो, मेरी दाईं आंख फड़क रही है। बस हो गया, आज तो निश्चित ही बदकिस्मती आएगी। श्रीमान चियाओ ने महारानी की विद्रोहियों को हराने में मदद की, अभी तो उनकी किस्मत चरम पर है, बदकिस्मती कैसे आ सकती है? यही तो बात है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरा बुरा वक्त आ रहा है। कुमारी वू, पिछली बार तुमने मुझे बहुत फंसा दिया था, इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं मेरे द्वारा विद्रोहियों को हराने की इस बात को महारानी को मत बताना। क्यों? दूसरे लोग पदोन्नति पाकर खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन तुमने यश मिलने के बाद भी लगातार मना किया, कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं है? छुपी हुई बात तो नहीं है, मैं तो बस यहीं रहकर जिलाधिकारी बने रहना चाहता हूँ। चियाओ फेंग, थोड़ा महत्वाकांक्षी बनो। क्या तुम सचमुच जीवन में जिलाधिकारी बनना चाहते हो? कितना बड़ा पद पर्याप्त है? मैं एक जिले का अधिकारी बनकर वहां के लोगों का भला कर सकता हूँ, इसमें क्या बुराई है? शाही फरमान आया है। चियाओ फेंग, विद्रोह दबाने के योगदान के लिए राष्ट्रीय गुरु की उपाधि प्रदान की जाती है। तुरंत राजधानी आकर उपस्थित हो। श्रीमान चियाओ यहाँ नहीं है, वे किसी काम से बाहर गए हैं। चियाओ फेंग, शरारत मत करो, जल्दी बाहर आओ। फरमान स्वीकार करो। यह मौखिक आदेश है। महारानी राजमहल के बदले तुम्हारे हाथ का राज सिंहासन चिन्ह वापस लेना चाहती है। क्या? राजमहल के बदले? हाँ, क्या श्रीमान चियाओ तैयार नहीं है? यह तो चियाओ फेंग, राजमहल में तो अभी भी बहुत सारे फायदे उठाने के मौके हैं, यह तुम्हारे हाथ के उस बेचे न जा सकने वाले बेकार पत्थर से कहीं बेहतर है। श्रीमान चियाओ, आपकी बुद्धिमत्ता के सामने यह राजमहल सोने चांदी के पहाड़ से कम नहीं होगा। जब अधिकारी दोपहर के द्वार से होकर दरबार में आए तो मैं उनसे थोड़ा प्रवेश शुल्क लूं। यह तो ज्यादा नहीं है ना? यह तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि श्रीमान चियाओ कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए हम चलते हैं। इस बार राजधानी जाने के बाद पता नहीं कब मिलेंगे। मुझे पहले से ही इन शरारती प्रजाओं की व्यवस्था करनी होगी। जाओ, ग्रामीणों और अधिकारियों को इकट्ठा करो, मुझे कुछ कहना है। सब ध्यान से सुनो, मैं इस बार राजधानी जा रहा हूं, शायद लंबे समय तक वापस न आ सकूं। तुम सबको अपना अपना काम ठीक से करना है, मेरे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करनी। सुन रहे हो? जिलाधीश को ले जाया जा रहा है। जिलाधीश जी, आप नहीं जा सकते, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हाँ, कोई भी जिलाधीश जी को नहीं ले जा सकता। ये सब इस कुत्ते नपुंसक की करतूत है, इसे मार डालो। हाँ बिल्कुल, इसे मार डालो, फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। इसे मार डालो। महाराज, जल्दी से मेरी मदद करो। मैंने कहा न कि मैं वापस आऊंगा, सब मेरे लिए यहां से भागो, मेरा काम बिगाड़ो मत। एक्साइओ महाराज, मत जाइए। महाराज, यहाँ लोग आपका विदाई दे रहे हैं।
यह एक्सायोफिंग वाक्य एक अधिकार है। मैंने वास्तव में उस पर गलत नहीं किया। हाँ, ये वायु वाटियान बेकार चीज है। इतना छोटा सा एक्सायोफिंग भी उसे नहीं संभाला जा सकता। लगता है अब इस बूढ़े को ही खुद जाना पड़ेगा।